हेलो हेलो हेलो, आप सभी बच्चों को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। तो ये वेक्टर का थर्ड लेक्चर नहीं भाई, आराम से क्रॉस प्रोडक्ट बचा हुआ वो थोड़ा समझाऊंगा और फिर काइनेमेटिक्स हम लोग शुरू करेंगे। तो भाई आज का गोल ऑफ कोर्स है, टुडेज गोल इज क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट एंड काइनेमेटिक्स का हम लोग डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट थोड़ा समझेंगे। एक चीज मुझे बहुत अच्छा लगा कि किसी ने भी लेक्चर की ड्यूरेशन को लेके कुछ नहीं कहा। बेटा ये तो मेहनत करना पड़ेगा, आपको भी समझ में आ गया। अगर आपको रिजल्ट ज्यादा चाहिए तो मेहनत भी ज्यादा लगेगी और एक कंपटीशन है, आपको दुनिया से आगे निकलना है तो कोशिश करना पड़ेगा और चुपचाप करके बिना सोचे समझे मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरी बात, जेन्युइनली मैं बताता हूँ तो मैं थोड़ा डर रहा था। जिस लेवल का कंटेंट मैंने दिया, जे एडवांस के क्वेश्चन कराने की हिम्मत करी, वो भी क्रैश कोर्स के, वो भी नीट के बैचेस में, जे मेन के इतने सारे सवाल करे, तो मैं डर रहा था शायद नहीं आएगा समझ, लेकिन तुम समझे और शायद तुमने फाइट किया। मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि तुमने कोशिश किया। दिक्कत आई होगी भाई, 2 घंटे तो लोग मूवी भी नहीं देख पाते, और पौने 3 घंटे का लेक्चर तुमने देखा है तो दिक्कत आई होगी, लेकिन तुमने फाइट किया, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम रोए नहीं, और मुझे यही एटीट्यूड चाहिए। अगर तुम ये एटीट्यूड ये रखोगे ना तो देखना तुमको बहुत एब्रप्टली अपने आप में चेंजेस दिखाई देंगे। बस कुछ ही लेक्चर में, जब फिजिक्स शुरू हो जाएगा तो और मजा आएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले ये बताओ कि हमने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ लिया था, ये क्रॉस सॉरी डॉट प्रोडक्ट पढ़ लिया था, सॉरी डॉट प्रोडक्ट पढ़ लिया था। डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम स्केलर प्रोडक्ट भी होता है, ऐसा क्यों? सभी लोग ये कमेंट करके बताएं कि डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट भी क्यों कहते हैं। क्या ये दो स्केलर का प्रोडक्ट है? नहीं 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 जी, ये तो दो वेक्टर का प्रोडक्ट है। तो दो वेक्टर का जब प्रोडक्ट है तो इसको हम स्केलर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं भाई? देखिए ध्यान से, ये मैंने वेक्टर लिया है, टोपा लगा है, वेक्टर है, प्रॉपर छतरी लेके चल रहा है, साइन के साथ लिखा है, और दूसरा वेक्टर के साथ ही हमने डॉट प्रोडक्ट किया तो रिजल्ट आया ए बी कॉस थीटा। तो हम इसको स्केलर क्यों कहते हैं, सॉरी स्केलर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं? हमने क्या स्केलर का प्रोडक्ट किया है? नहीं, हमने वेक्टर का प्रोडक्ट किया, तो भी इसको हम स्केलर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं? कमेंट में बताइए फटाफट। और देखो यही मोड होता है ना कि हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। मैं तुम्हारे कमेंट देखता हूं, ठीक है, तो बताओ, सामने बैठे होते तो 2 थप्पड़ मार के पुलवा लेते, लेकिन मजबूरी है, दूर है। बोलो, बताओ। अरे हमको तो नहीं पता, कुछ लोगों को पता होगा, आओ मैं बताता हूं। ऐसा इसलिए जब हम इन दो वेक्टर का प्रोडक्ट करते हैं तो जो हमें रिजल्ट मिला ना, इस रिजल्ट में कहीं भी डायरेक्शन जैसी चीज नहीं है, पूरा का पूरा मैग्नीट्यूड है। तो कैसे मैग्नीट्यूड है? ये ए क्या है? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। बी क्या है? बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और कॉस थीटा के पास तो मैग्नीट्यूड है, कॉस थीटा तो थीटा है, मैग्नीट्यूड है। तो माइनस भी हो सकता है, तो माइनस मैग्नीट्यूड का ही निगेटिव वो दिखाएगा, उसका कुछ अलग सिग्निफिकेंस है, मैं बताऊंगा क्या है। लेकिन इसमें कोई डायरेक्शन जैसी चीज नहीं आती, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ नहीं है। अगर वेक्टर में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ होता तो यहां पे आई जे क्या पाता। हाँ, मतलब कि दो वेक्टर का जब हमने प्रोडक्ट किया तो ये मैग्नीट्यूड दे रहा है, मतलब ये स्केलर दे रहा है। ये रिजल्ट तुम्हारा स्केलर, ये जो पूरा का पूरा रिजल्ट है, ये रिजल्ट तुम्हारा स्केलर है, इसलिए हम इसको स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। अभी और समझो, अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं, ऐसा नहीं कि हमको मजा आ गया, नहीं नहीं, अभी तो मजा और दिलाऊंगा। अब मैं एग्जांपल से समझाता हूं कि आखिर क्यों दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट स्केलर होता है। मैंने आई डॉट आई किया तो इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? आई मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1, ये लिखो ना, ए वेक्टर का की जगह पे आई, बी वेक्टर की जगह पे आई, तो आई वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1, और इस आई का मैग्नीट्यूड का 1, दोनों के बीच में एंगल क्या है? 0, तो cos 0। अब बताओ 1 1 1 क्या आया सर? 1 आया। इसमें कोई डायरेक्शन नहीं सर। आई है क्या? ये नहीं। जे है क्या? नहीं। के है क्या? नहीं। आपने पढ़ा था आई डॉट आई 1 होता है। आज देखिए जे डॉट जे भी 1 है, के डॉट के भी 1 है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि हम आई डॉट आई कर रहे हैं तो उसमें कोई डायरेक्शन नहीं बच रहा है, एक आ रहा है। जे और जे का डायरेक्शन खत्म होकर एक आए, और अगर मैं जे क्रॉस आई कर दूं तो रिजल्ट 0। जे क्रॉस आई कर दूं तो रिजल्ट क्या हो जाएगा? 0। यस और नो? हाँ सर। और यहीं पे अगर मैं अरे यार, तो ऐसे टाइम कम होता है, ये हैंग कर गया। क्यों हैंग कर गया भाई, क्या दिक्कत है? क्यों हैंग करेगा? जे डॉट आई क्या होता है? 0। अच्छा, के डॉट आई क्या होता है सर? 0। अच्छा, के डॉट आई क्या होता है? के डॉट जे क्या होता है? 0। क्या जे डॉट आई दो अलग अलग वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, जैसे परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो रिजल्ट 0 होता है? बताओ, जे का मैग्नीट्यूड 1,
के का आई का मैग्नीट्यूड 1 और दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री। तो अगर मैं डिफरेंट आई जे का डॉट प्रोडक्ट करता हूं 0 आता है, जे डॉट के का जे डॉट के 0, के डॉट आई 0, तो ये 90 डिग्री वाला का डॉट प्रोडक्ट 0, मतलब तो कोई इसमें मैग्नीट्यूड भी नहीं है, डायरेक्शन भी नहीं है, और इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड बचा, इसलिए हम इसको स्केलर प्रोडक्ट करते हैं। इतना ही ना, अभी और सुनो, तुमने कम से कम 9th में या 11th में या 12th में ये तो देखा होगा थोड़ा सा कि वर्क डिफाइन होता है फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट से। नहीं देखा है तो ऐसा होता है, मैं जब पढ़ाऊंगा तो और डिटेल में समझाऊंगा। हाँ सर ये जानते हैं, ये दोनों वेक्टर है, हाँ वर्क स्केलर होता है। हाँ सर वर्क तो स्केलर होता है, मतलब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लिया तो रिजल्ट स्केलर आया, इसलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। अरे सर जी सही कह रहा है यार मास्टर आप तो। अब कमेंट करके बता मजा आ गया कि नहीं, हम डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं, इसका फील आया कि नहीं। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट में क्या हम दो वेक्टर के पैरेलल कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करते थे? हाँ, यहां पे क्रॉस प्रोडक्ट में हम दो वेक्टर के परपेंडिकुलर कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करते हैं, और इसी क्रॉस प्रोडक्ट को हम वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं, क्योंकि जो इससे रिजल्ट मिलता है वो वेक्टर होता है, उसमें डायरेक्शन आता है। अब क्या तुमको आएगा फील, तभी बताना, क्या तुमको ये पहली बार फील आया कि जब हम दो वेक्टर को यहां प्रोडक्ट कर ही रह चुके थे डॉट से, फिर क्रॉस प्रोडक्ट की जरूरत क्यों पड़ी? ये मुझे रफ पेज पे तुम लिखो, क्यों जरूरत पड़ी, तुम खुद समझो, खुद समझो, मुझे मैं नहीं बता, मैं बता ही नहीं रहा, मैं कहां बताया कुछ। मैं तो तुमसे ये कह रहा हूं कि तुम ये लिखो कॉपी में, रफ पेज में, कि जब हम दो वेक्टर को प्रोडक्ट कर चुके थे कल ऐसे डॉट से, तो क्रॉस प्रोडक्ट बनाने की क्या जरूरत पड़ी, क्रॉस प्रोडक्ट की नीड क्यों पड़ी। लिखो, क्या तुमने पहले ये लिखा कि डॉट में दो वेक्टर का पैरेलल कंपोनेंट मल्टीप्लाई होता है और क्रॉस प्रोडक्ट में दो वेक्टर का परपेंडिकुलर मल्टीप्लाई होता है? ये अलग अलग नहीं हो गए? अच्छा, डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट स्केलर होता है और क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट वेक्टर होता है। जब हम दो वेक्टर को प्रोडक्ट करते हैं और स्केलर बन जाए तो डॉट यूज होगा, और दो वेक्टर को जो हम प्रोडक्ट करते हैं और वो वेक्टर बन जाए तो उसको हम क्रॉस प्रोडक्ट से प्रोडक्ट करते हैं। फिजिक्स में दोनों तरह का प्रोडक्ट होता है, कभी दो वेक्टर का प्रोडक्ट किया रिजल्ट स्केलर आया, मतलब वहां पे डॉट हुआ, हम डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। कई बार कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटी होते हैं जैसे आर क्रॉस एफ टॉर्क बनता है, दो वेक्टर का हमने प्रोडक्ट किया, वो वेक्टर ही आया, इसका मतलब वो क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट में हम पैरेलल कंपोनेंट को चिपकाते हैं, पैरेलल कंपोनेंट मतलब अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल थीटा है तो पैरेलल कंपोनेंट एक दूसरे की तरफ साइन बनेगा कि कॉस बनेगा, ये बताओ। अगर मैंने दो वेक्टर लिया और दोनों के बीच में एंगल थीटा है, तो एक दूसरे की तरफ जो पैरेलल कंपोनेंट आएगा कॉस वाला आएगा। देखो इसका ए की तरफ थीटा बन रहा है एंगल ए से, कॉस वाला, और ए का बी की तरफ कॉस वाला। इसलिए जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं वहां कॉस क्यों आता है? ये तो पहली बार फील आया होगा, डॉट प्रोडक्ट में कॉस क्यों आता है? क्योंकि पैरेलल कंपोनेंट को चिपकाते हैं। और क्रॉस प्रोडक्ट में साइन क्यों आता है? क्योंकि परपेंडिकुलर को चिपकाते हैं। वाह बेटे वाह, कसम से अगर तुमको सच में चमका हो एक कमेंट कर दे कि सर क्या समझाया है सर जी, मोक्ष मिल गया, एकदम एक्सट्रीम हैप्पीनेस मिला, ये लिख दे, एक्सट्रीम हैप्पीनेस, एक्सट्रीम हैप्पीनेस मिला अगर तुमको यहां से फील आया हो तो। अब बोलो, बी का एक कंपोनेंट आएगा, बी का कंपोनेंट जिधर एंगल बनता है उधर बनेगा कॉस कंपोनेंट, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। बी का कंपोनेंट ये लेंगे, बी साइन थीटा, देखो थीटा की तरफ कॉस, थीटा के अपोजिट साइन। अब क्रॉस प्रोडक्ट बनता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर ए बी साइन थीटा। जैसे यहां पे ए और बी, ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड था, वैसे ही ये भी ए और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, जहां पे थीटा आपका ये कुछ गड़बड़ हो रहा है यार, यहाँ वो अब नहीं चल रहा है। हे भगवान मत कर, वैसे मत कर लाला, पढ़ाने दे। जहां पे थीटा आपका एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर है, क्लियर? हाँ, क्या रिजल्ट आ गया? नहीं, इसमें एन कैप भी आता है। अब एन कैप क्या बताता है भाई साहब? एन कैप इज अ डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ए का डायरेक्शन नहीं है, ये बी का डायरेक्शन नहीं है, इन दोनों को प्रोडक्ट करके जो आएगा उसका डायरेक्शन। अच्छा सर जी चलो ठीक है, डॉट में ए बी कॉस थीटा एंड क्रॉस में ए बी साइन थीटा। अब ये हम डायरेक्शन के साथ निकालेंगे ना दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, तब ये आएगा एन कैप। लेकिन मान लो कई बार हम ऐसे भी लिख देते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड, मॉड मतलब सिर्फ हम नंबर देख रहे हैं, ए बी साइन थीटा होगा, हमें डायरेक्शन में इंटरेस्टेड नहीं। अब इसका डायरेक्शन किधर होगा और किस तरफ निकल के आता है वो जरा समझाता हूं।
एक बात बताओ, यहां पर बताओ आई क्रॉस आई का रिजल्ट क्या होगा? तो क्रॉस प्रोडक्ट में साइन आता है, तो हम लिखेंगे आई का मैग्नीट्यूड 1, दूसरे आई का मैग्नीट्यूड 1, और दोनों के बीच में एंगल 0, तो साइन जीरो क्या हो जाएगा? 0। तो जे क्रॉस जे क्या होगा? 0। के क्रॉस के क्या होगा? 0। अब बताओ ये क्रॉस प्रोडक्ट का 0 क्यों आ रहा है? क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में परपेंडिकुलर मल्टीप्लाई करते हैं, और ये दोनों कैसे हैं? पैरेलल है, मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर जा ही नहीं रहे। आई आई तो पैरेलल है ना, तो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट कहां से लाऊं, इसलिए 0 हो गया है। चलो, अब अगर मैं आई क्रॉस जे करूं तो सर हम जानते हैं आई क्रॉस जे के होता है। बता के क्यों होता है? क्यों? क्रॉस प्रोडक्ट का डेफिनेशन इस हिसाब से बना है, इसकी थ्योरी की डेवलपमेंट इस हिसाब से है कि कहता है कि जब दो वेक्टर का हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो रिजल्ट उनके परपेंडिकुलर आता है, तभी तो आई मतलब ये, जे मतलब ये, और इनका रिजल्ट के में गया। के मतलब बाहर, इनके प्लेन से बाहर। मतलब आप यहां पे देख के बता सकते हो, दो वेक्टर जिसका हम क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, उनका रिजल्टेंट उन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर आता है। देखिए इधर, मतलब ये n कैप परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड n कैप इज परपेंडिकुलर टू v वेक्टर। मतलब ए क्रॉस बी का डायरेक्शन, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन, ए क्रॉस बी, ए और बी दोनों से परपेंडिकुलर होता है, तभी तो जे क्रॉस के क्या होता है बताओ? आई जे के। सर आई जे के आई आएगा, और के क्रॉस आई क्या होता है? के क्रॉस आई क्या होगा? जे आएगा। और देखो यार, आई क्रॉस के माइनस जे आएगा, और के क्रॉस जे, सर के क्रॉस जे, के क्रॉस जे माइनस आई, और जे क्रॉस आई माइनस के। ये कैसे लिखा हमने? सर आपने रटा हुआ होगा, हमको तो कंफ्यूजन होता है हमेशा। आज के बाद में हो, आज के बाद तुमको कंफ्यूजन में होने ही नहीं दूंगा। तो कैसे, कब प्लस कब माइनस आता है, उसमें दिक्कत तो आती है गुरुजी। आज के बाद नहीं आएगी ना, बोल रहा हूं मैं यहां खड़ा होके। तो ऐसा कैसा, आप क्या बता दोगे? सुनो, जब हम दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं ना, तो दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट और उसका जो रिजल्ट है वो साइक्लिक होता है। तो साइक्लिक माने ये कि जैसे मैंने यहां पर लिखा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर सी वेक्टर, जैसे आई आई जे के लेता हूं, चलो आई वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर बराबर के वेक्टर। तो आई के बाद ही तो जे आता है, और जे के बाद क्या आता है? के आता है। ठीक है, तो अगर ये सीक्वेंस में चलता रहे तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव देगा, और अगर ये उल्टा चले तो रिजल्ट निगेटिव दे देता है। नहीं समझ आया? छोड़। एक बात बताओ, टोटल डायरेक्शन यहां पे तुम्हारे पास कितने हैं? 3, आई जे के। अगर सेम सेम से रखोगे आई क्रॉस आई तो क्या हो जाएगा? सर 0 आएगा। जे क्रॉस जे रखोगे तो 0 आएगा, और के क्रॉस के रखोगे तो 0 आएगा। 0 आएगा। इतना बात समझ में आता है? हाँ सर, इतना तो आसान है सर। आई क्रॉस आई 0 होता है, सेम आएगा। जे क्रॉस जे 0 होता है, के क्रॉस के 0 होता है। जब हम सेम रखें तो रिजल्ट 0 आएगा। जब हम दोनों डिफरेंट रखेंगे, जैसे आई जे रखेंगे, तो रिजल्ट बचा हुआ तीसरा आएगा, क्योंकि 3 ही है मेरे पास डायरेक्शन आई जे के। तो जब हम 2 ले लेंगे तो रिजल्ट किस में जाएगा? सर तीसरे वाले में जाएगा। तो अगर तुम यहां पे मैं बोलूं कि आई क्रॉस जे क्या होगा, तुरंत से तुम के बोलोगे, बचा हुआ तीसरा। अच्छा, जे क्रॉस आई बोलूं तो सर जे के क्रॉस आई मतलब बचा हुआ जे आएगा। जे क्रॉस के तो सर आई आएगा। के क्रॉस जे तो सर बचा हुआ आई आएगा। बताओ, जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई तो बचा हुआ के आएगा। अब मैं प्लस माइनस नहीं देख रहा, मैं तुम्हें एक लॉजिक बता रहा हूं कि जब दो का हम प्रोडक्ट करेंगे तो बचा हुआ तीसरा ही तो रिजल्ट बनेगा ना। इतना तो समझ में आया होगा? हाँ हाँ सर, इतना तो समझ में आ गया, लेकिन असली गेम कहां आता है? प्लस माइनस में सर जी। अच्छा ठीक है, मैंने बोला कि साइक्लिक चलता है, मतलब आई के बाद जे आएगा। ऐसे ऐसे बना के भी देख सकते हो। आई के बाद सबसे पहले तूने आई पढ़ा था ना, उसके बाद क्या पढ़ा था? सर जे पढ़ा था। जे के बाद क्या पढ़ा था? जे के बाद के पढ़ा था। के बाद घूम के फिर आई आ जाएगा, इसी को साइक्लिक कहते हैं। अगर तुम क्रॉस प्रोडक्ट क्लॉकवाइज में करते हो तो रिजल्ट तुम्हारा पॉजिटिव रहेगा, और उल्टा चलेगे तो रिजल्ट निगेटिव। मतलब मैं कह रहा हूं आई जे के 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 आई के बाद फिर आई जे के आई जे के आई जे के आई। मतलब तुम पहले दो का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो रिजल्ट तीसरा लिख लो। उसके बाद अगर इस पैटर्न में चल रहे हो तो प्लस, नहीं तो माइनस। और इस पैटर्न में जब तुम चल रहे हो तो इसी में नहीं देखना है, तीनों में देखना है। इसके बाद ये, इसके बाद ये। देखो आई के बाद जे तो प्लस क्या आएगा? आई के बाद जे प्लस जे रहेगा। जे ऐसे देखना, आई जे के, और फिर पीछे से ऐसे शुरू होगा, आई जे क्रॉस के आई होगा। हाँ, आई के बाद जे आ रहा है, प्लस आएगा, और ये सब प्लस है। आई के बाद के नहीं, आई के बाद जे आना चाहिए।
आई के बाद जे आना चाहिए, जे के बाद क्या आता है, देखो ये उल्टा हो गया, देखो ना सब उल्टा पलटा है। जे के बाद क्या आना चाहिए था, के, जे के बाद क्या आना चाहिए था, जे के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, आई आ रहा है। अरे हाँ सर, जे क्रॉस आई, जे के बाद तो क्या आता है, माइनस आएगा। देखो 1 2 3 4 5, एक और बच गया, कौन सा बच गया, कौन सा बच गया, कौन सा बच गया, जे वाला। जे मतलब आई क्रॉस के, आई क्रॉस के तुम्हारा जे आएगा, प्लस की माइनस, तो आई के बाद जे होता है तब प्लस आएगा। देखो ये माइनस आएगा। तो मैं तुम्हें क्या समझा रहा हूं, कंफ्यूज हो रहे हो तो सुनो ध्यान से। सबसे पहले देखो कि अगर तुम साइक्लिक ऑर्डर में चल रहे हो तो पॉजिटिव, नहीं तो नेगेटिव। चलो ये भी छोड़ो, अगर तुमको थोड़ा कंफ्यूजन हुआ तो ये कंसेप्ट हम बाद में समझाएंगे, यहां चलो। अगर तुम सबसे पहले क्या पढ़े थे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तो पहले लिखा आई, फिर लिखा जे, फिर लिखा के, ये लिखा। हाँ, अगर तुम आई से जे की तरफ चल रहे हो तो बचा हुआ क्या आएगा, जे से के की तरफ चल रहे हो बचा हुआ आई आएगा, और क्लॉकवाइज में चल रहे हो तो पॉजिटिव। उल्टा चलोगे, आई क्रॉस के, आई क्रॉस के माइनस जे आएगा, देखो कहीं होगा, आई क्रॉस के देखो माइनस जे, के क्रॉस जे माइनस आई आएगा, के क्रॉस जे देखो माइनस आई आएगा, और जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई तुम्हारा माइनस के होगा, जे क्रॉस आई देखो माइनस के है। तो एंटी क्लॉकवाइज निगेटिव एंड क्लॉकवाइज पॉजिटिव। क्या इतना समझ में आ गया? हाँ सर ये तो बड़ा आसान है, यही तो हम थ्योरी पढ़ते हैं। हाँ यही थ्योरी पढ़ते हैं, बाकी मैंने साइक्लिक समझाया नहीं आएगा। साइक्लिक क्या समझाया, देखो दो का क्रॉस प्रोडक्ट करते हो बचा हुआ रिजल्ट तीसरा लिख, इतना तो समझ में। हाँ आई के बाद जे है, अगर कहीं भी आई के बाद जे है तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, नहीं तो निगेटिव हो जाएगा। इतना देख लो, आई के बाद जे है पॉजिटिव आएगा, आई के बाद जे है पॉजिटिव आएगा, आई के बाद जे है, ऐसे देखना है, आई के बाद जे है पॉजिटिव आएगा। देखो आई के बाद इधर के है निगेटिव आएगा, आई के बाद क्या है निगेटिव आएगा, आई के बाद क्या नहीं। अरे साला इतना आसान हो गया रे, तो मुझे भरोसा नहीं हो रहा है। भाई कुछ भी तू मत कर, सीधा दो का प्रोडक्ट कर, तीसरा पहले रिजल्ट लिख ले, और उसमें ऐसे देख, आई ढूंढ, आई के बाद जे है तो पॉजिटिव, आई के बाद जे पॉजिटिव, आई के बाद जे पॉजिटिव, आई के बाद इधर जे, और ऐसे देखना इसके बाद ये, इसके बाद ये, और इसके बाद इसका पैटर्न ऐसे चलता है, ये नहीं तो ये, ऐसे देख। तो आई के बाद जे पॉजिटिव, आई के बाद जे पॉजिटिव, आई के बाद जे पॉजिटिव, आई के बाद के निगेटिव, आई के बाद के निगेटिव, आई के बाद के निगेटिव। भाई साहब सिर्फ आई के बाद के देखना, तू यहां पे जाके देख रहा है क्लॉक एंटी क्लॉक, मैं कुछ नहीं देख रहा, मैं देख रहा आई के बाद जे है कि नहीं, अगर है तो पॉजिटिव नहीं तो निगेटिव। अब बता मजा आया कि नहीं? हाँ सर ये तो बढ़िया लगा गुरुजी। अब देखो दूसरा मेथड, ए वेक्टर मान ले तुम्हारा है एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। बी वेक्टर है तुम्हारा बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ठीक है ना, ए वेक्टर आ गया, एक्स में एक्स बी वाई, एक्स ए वाई ए जेड, बी एक्स बी वाई बी जेड। अब इसको कहते हैं मैट्रिक्स मेथड, ए क्रॉस बी बराबर, जब हमें क्रॉस प्रोडक्ट करना है, देखो इसका यूज बहुत आता है तुम्हारा नीट में, और तुम्हें मैं दिखाऊंगा हर साल जेई मेन में इससे 2 सवाल पूछे और नीट में कई बार लगातार हर साल सवाल है इससे। ए क्रॉस बी का मैट्रिक्स मेथड ये कहता है कि मान लो दो वेक्टर का मुझे प्रोडक्ट करना है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां पे लिखते हैं आई जे के, और जो पहले वेक्टर लिया है ए, उसका एक्स कंपोनेंट आई के नीचे लिखते हैं एक्स, ये हो जाएगा ए वाई, और ये हो जाएगा ए जेड, ये आ जाएगा तुम्हारा बी एक्स, ये हो जाएगा बी वाई, ये हो जाएगा बी जेड। क्लियर है? हाँ। अब इसका जब हम प्रोडक्ट करते हैं, कई लोगों को ये आता होगा, हाँ, लेकिन फिर भी इसको सॉल्व करने में गलती कर देते हैं कि नहीं, बताइए कितने लोगों से गलती हो जाती थी? अरे सर उसमें ना बहुत घुमा घुमा के मल्टीप्लाई करनी होती है सर जी, उसमें बड़ा दिक्कत आता है। हो सकता है आपको दिक्कत ना आता हो, लेकिन मेजोरिटी लोगों को दिक्कत आती है इसमें। अब चलो यहां पे पढ़ो, सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, आई कैप उठाना, और जब तुम आई कैप उठाओ, जब तुम आई कैप उठाओ, आई वाले ये और ये वाले का हटा दो, इसको मारो गोली, तो ठीक है गोली मार दी इसको। तो जब हम आई कैप उठाएंगे तो इसको मारेंगे गोली, और जस्ट इसके आगे वाले ऊपर वाले से प्रोडक्ट करना शुरू करेंगे क्रॉस में। जिसको तुमने उठाया, जैसे आई उठाया तुमने यहां पे, तो जिसको उठाया उसको मार देंगे गोली, और आगे और ऊपर वाले से क्रॉस मल्टीप्लाई शुरू करेंगे। आगे जिसको मैंने उठाया है, आई उठाओ जे उठाओ के उठाओ, जिसको उठाया उससे 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 आगे एंड ऊपर वाले से क्रॉस मल्टीप्लाई शुरू करिए। मैं फिर से लिख दूंगा, तो आई के आगे कौन है सर ये, और इसको हमने छोड़ दिया, तो ए वाई उठाएंगे, यहां से उठाते हैं ए वाई और बी जेड, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ए वाई बी जेड एंड माइनस ए जेड एंड बी वाई, ये आया तुम्हारा आई में डायरेक्शन। क्या करते हैं, जिसको हमने उठाया उससे आगे वाले को लेकर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। आगे वाले को लिया, हम आगे ही चल रहे थे, देखो आई उठाया,
फिर ए वाई को बीजेड से मल्टीप्लाई करेंगे, ए वाई बीजेड। माइनस क्यों करते हैं कि हम आगे से पीछे आ रहे हैं, इसलिए ये वाला टर्म माइनस होता है। आई उठाया, आई के बाद हमने जे को इसके साथ प्रोडक्ट किया और इसको इसके साथ प्रोडक्ट किया, इसको इसके साथ प्रोडक्ट किया, तुम पीछे आगे प्रोडक्ट करें इसलिए माइनस होता है, प्लस जे कैप। ठीक है, हमने उठाया फिर प्लस जे कैप। अब जैसे मैंने प्लस जे कैप उठाया तो मैं क्या बोलूंगा कि ये वाला मेरे काम का नहीं है। ठीक है, काम का नहीं है। तो जे के बाद मैं आगे और ऊपर वाले से क्रॉस प्रोडक्ट शुरू करूंगा, तो यहां पे क्या बचा, एजेड और फिर बी एक्स माइनस एक्स, देखो ये उठाया हमने। हाँ, इसके बाद हम किसको एज्यूम करते हैं सर, एजेड बी एक्स। देखो एजेड बी एक्स और होगा एक्स बीजेड। कितने लोग सोच रहे हैं कि सर आपने यहां पे भारी मिस्टेक कर दी, ईमानदारी से बताओ कितने लोगों ने ये सोचा है कि सर आपने ना गलती कर दी है। हम भी जानते हैं सर, हम भी थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं, आप हल्के में ले रहे हो। पहले उठाते हैं प्लस आई, फिर लेते हैं माइनस जे और फिर लेते हैं के। तो गलती मैंने आपको सिखाने के लिए किया है। क्या आपको ये लग रहा है कि आपने गलती किया है? क्या आपको लग रहा है कि मेवाड़ सर ने गलती कर दी है? जल्दी बताओ, यस और नो। हाँ सर, साफ साफ दिख रहा है। इसके प्रोडक्ट को हमने भी सीखा है, पहले लेते हैं आई, फिर क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, फिर लेते हैं माइनस जे, फिर क्रॉस करते हैं, फिर लेते हैं प्लस के, फिर प्रोडक्ट करते हैं। यस और नो, जल्दी बताइए प्लीज। ये कमेंट में लिखिए, कि हाँ सर आप गलत कर रहे हो, यस और नो। ठीक है, अब जितने लोगों ने यहाँ पे कमेंट में लिखा है कि यस सर आप गलत कर रहे हो, वो एमआर स्कैम में फंस गए। मैंने बिल्कुल भी गलत नहीं किया है, ये एकदम सही। और जितने लोगों ने सोचा एकदम सही है सर, ये आप सही कर रहे हो, वो मेरी तरफ से एक कलम इनाम में ले ले। जिनको लगा कि आपने सही लिखा है, लिख लीजिए कि हम एमआर स्कैम में नहीं फंसे सर, हमको एक कलम दीजिए, कलम ले लीजिए। ठीक है, जो फंस गए वो एक कलम माइनस लेके चलिएगा। अगले एमआर स्कैम में जब आप नहीं फंसेंगे तब आपका न्यूट्रलाइज होगा। अब आप कंसेप्ट समझाता हूं, एक्चुअल में जब तुम यहां पे माइनस जे लेते हो तो माइनस जे में क्या करते हो कि हम इस वाले का प्रोडक्ट इसके साथ करते हो। तो तुमने माइनस लिया और एक्स और बीजेड को पहले लिखा, तो माइनस लिया और एक्स और बीजेड को प्लस लिया, तो ये माइनस माइनस तुमको रिजल्ट कैसा दिखता था, प्लस में। हम इसको पहले ले लेते, फिर इस वाले टर्म को क्या लेते हैं, पहले लेते हैं। तो पहले तुमने माइनस लिया और ये वाला टर्म पहले लेगा, मतलब ये पहले लेता तो ये पॉजिटिव आता, जो पहले लेते पॉजिटिव रखते, ये पॉजिटिव आता और बाहर में माइनस है, तो ये टर्म निगेटिव दिखता। हाँ, और बाद में ये लिखते हैं ये माइनस और बाद में माइनस लिखेंगे तो माइनस माइनस तुम्हारा क्या हो जाएगा, प्लस। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि तुम आई जे के में जब तुम इसको माइनस जे उठाते हो तो पता है क्या करते हो, एक्स और बीजेड लिखते हो, माइनस एजेड एंड बी एक्स आता है, ऐसा करते हो। पर हम कंफ्यूज हो गए एकदम, आप क्या कह रहे हो, सही कह रहे हो, तुम एकदम सही कह रहे हो, सर सच में कंफ्यूज हो गए सर, गुस्सा मत करिए। हाँ भाई, मैं कहाँ कह रहा हूं, तुम सही कह रहे हो। तो इसी कंफ्यूजन की वजह से ना दिक्कत हो जाती है और कई बार आप सॉल्व करते हो लेकिन प्लस माइनस में बीच में गड़बड़ा जाता है। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअल में वहां पे माइनस क्यों आता है। आपको बिना माइनस का करना है, डेफिनेशन चेंज कर दो। चलो, यहां पे लिखा मैंने आई कैप, जब हम आई उठाते तो इसको छोड़ देंगे, बताओ इसके आगे वाला लेंगे, तो आगे वाला क्या है, ए वाई बीजेड माइनस एजेड बी वाई, ये सही था। हाँ, प्लस जे उठाओगे, ये प्लस जे उठाओ। मैंने क्या बोला, क्रॉस प्रोडक्ट करते समय हमेशा आगे और ऊपर वाले से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन शुरू करते हैं। जब हमने आई उठाया तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर रिवर्स में किया, फिर जे उठाया तो आगे वाले लिखोगे एजेड बी एक्स। अब तुम लिखोगे एजेड बी एक्स माइनस एक्स बीजेड प्लस ये उठाओ के कैप, और इस के कैप में ये उठाओ एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। सही किया। जब हम के उठा रहे हैं तो के बाद टर्म क्या, यही तो बचा, तो के जस्ट बाद वाला आई है, तो एक्स बी वाई और ए वाई बी एक्स। ये एक्चुअल में सही है। अब तुमको जो याद है ना उसको अपने हिसाब से लिखो, तुमको जैसा लिखने आता है, और देखो दोनों रिजल्ट सेम होगा। तो एक्चुअल में क्या करते हैं कि जब यहां पे माइनस जे लेते हैं ना, तो ये एक्स और बीजेड वाला टर्म पहले लिखते हैं, जब यहां पे माइनस ले रहे हो तो इसको पहले लिखोगे, इसको माइनस लिखोगे, तो अल्टीमेटली रिजल्ट वही आएगा। यही समझा रहा था। तो सर अब हमारे दिमाग में ऐसा सेट करा दो कि हमसे कोई गलती ना हो, इस आज के बाद हमें इसमें कोई कंफ्यूजन ना हो। और वहां पे क्या तुमको यह समझ में आया कि तू जो भी तुम लिख रहे हो या पहले से तुम किताबों में जो फॉर्मूला पढ़ते हो, असल में यहां पे माइनस क्यों है?
समझ में आ गया? क्योंकि ऑर्डर वहां पे उल्टा लेते हैं और आपको बताते नहीं, आपको समझाते नहीं, आपको बताते नहीं और ऑर्डर उल्टा ले लेते हैं, जिसके वजह से आप हमेशा कंफ्यूज रहते हो। आप यहां पे तो माइनस जे याद रखते हो, लेकिन इसको इससे प्रोडक्ट करना है कि इसको इससे प्रोडक्ट करना है, उसमें कंफ्यूज आ जाते हो। यस और नो, सच सच बताना। यस सर, आज के बाद तुम नहीं करोगे गलती। सबसे पहली बात इस तरीके से बताऊंगा कि कभी नहीं भूलोगे। चलो, जो हुआ सो हुआ, अब मेरी बात सुनो। सबसे पहले मैंने क्या बताया, आई जे के सीरीज में उठाओ, तीनों प्लस। ठीक है, तीनों प्लस ले लेंगे, आप कह रहे हो तो तीनों उठाओ और तीनों को प्लस ले लो। तो गड़बड़ हो रहा है, तीनों को प्लस ले लो। चलो, तीनों को क्या ले लो, प्लस ले लो। तो चलो उठाया मैंने, आई उठाया, हाँ। अब आई जब उठा लिया तो इसके आगे कौन है, ए वाई। तो मैं यहां से लिखूंगा ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई। क्लियर है? प्लस जे उठाओ। अब जब मैंने जे उठाया तो मैंने तुम्हें बोला था जब आई उठाओ तो जे का पहले शुरुआत करो, जे उठाओ तो जे के बाद क्या था, के से शुरुआत करो, तो ए जेड। अब क्रॉस प्रोडक्ट करना, ये मुझे नहीं लेना, ये मुझे नहीं लेना। तो हमने जे उठाया तो जे वाला नहीं लेना। तो बताओ उससे आगे कौन, ए जेड। ए जेड का प्रोडक्ट करोगे बी एक्स से, ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड, एक्स बी जेड, और प्लस लोगे तुम के कैप। ये के कैप उठाओगे तो के के आगे कौन है, साइक्लिक बोला था मैं, आई है। आई कौन, तो एक्स। यहां से लोगे एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। अब बोलो कोई कंफ्यूजन है? और पहली बार तुम्हें यह समझ में आया कि एक्चुअल में वहां पे हम माइनस क्यों लेते हैं, क्योंकि हमने तुमको समझाया क्रॉस प्रोडक्ट साइक्लिक होता है। मतलब आई के बाद जे वाला उठाना है, जे के बाद के वाला उठाना है, के बाद आई वाला उठाना है, ऐसे उठाना है। तो हमने तुमको आई उठाया, इसको इससे प्रोडक्ट करा, इसको इससे। जे उठाया तो ए जेड का बी एक्स से और एक्स का बी जेड से, फिर के उठाया तो आगे आई वाला उठाया। अब वो क्या करते हैं, वो समझाते हैं कि इसको उठाओ तो इसके इसके साथ कर दो, इसको उठाओ तो इसको इसके साथ कर दो। तो देखो पिछवाड़े शुरू किया, लिया आई और उस उठाया लिया जे और उठाया आई को। वो किताबों में क्या करते, जे उठाते बोलते इसको इससे करो, तो तुम करते हो एक्स बी जेड। तो ये माइनस एक्स बी जेड आना चाहिए, माइनस जे उठा लिया तो देखो हमारे माइनस है। देखो जे प्लस हुआ तो देखो माइनस एक्स बी जेड, और यहां भी माइनस उठाया तो इसको पहले लिखा। तो चूंकि में वो बताते नहीं है, रटा देते हैं और उल्टा उठा लेते हैं, लेकिन हमें पता है कि हमें साइक्लिक लेना है। अब तुम कभी गलती नहीं करोगे अगर मेरे कहे हुए बात को दिमाग में बिठा लिए तो। कहे हुए बात को दिमाग में बिठा लिए तो कभी तुम गलती कर ही नहीं सकते हो, बताओ। और क्या तुमको पहली बार क्रॉस प्रोडक्ट का फील आया कि क्यों माइनस लिया, हम यहां पे प्लस क्यों ले रहे हैं? क्योंकि साइक्लिक होता है, आई उठाएंगे तो जे पहले लेंगे, फिर के साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जे लेंगे तो के साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, पहले के लेंगे तो आई का उठाएंगे। फिर मैं बोलता हूं आई लिया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ए वाई बी जेड, ए वाई बी जेड। जे लिया तो जे के बाद क्या आता है, के, तो यहां उठाओ पहले। फिर के लिया तो के बाद आता है आई, यहां उठाओ पहले। बताओ मजा आया कि नहीं? अब हम सवाल से करते हैं, सवाल सीधा हम जेई मेन का उठाते हैं, सवाल हम सीधा जेई मेन का उठाते हैं ना गुरु, जेई मेन का उठाते हैं। चलो ये देखो सवाल, जेई मेन 2025, ठीक है, जेई मेन 2025 क्या है सवाल, ध्यान से देखिएगा। द टॉर्क ड्यू टू द फोर्स इतना अबाउट द ओरिजिन एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल हुज पोजीशन वेक्टर इज इतना। तो हमें बोल रहा है कि टॉर्क ड्यू टू द फोर्स बताओ, इस फोर्स का टॉर्क बताओ अबाउट द ओरिजिन हुज एक्टिंग एट द पोजीशन वेक्टर इतना। आ रही है तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है वैसे आर क्रॉस एफ। ये फॉर्मूला आपको नहीं पढ़ना, अभी नहीं पढ़ना, ये बाद में पढ़ाऊंगा। टॉर्क क्या होता है अभी नहीं समझना, सिर्फ इस प्रोडक्ट को यूज करके क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट कैसे आएगा ये देखना। तो कैसे करोगे, देखो सबसे पहले बताओ, दो वेक्टर में पता है, हाँ ये आर है, देखो ना पोजीशन वेक्टर, ये आर है और ये एफ है। तो जब भी क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो हम लिखते हैं आई जे के, और आई जे के में पहला वेक्टर कौन है मेरा, आर, और फिर है मेरा एफ। तो जो पहला वेक्टर होता है उसका कंपोनेंट पहले उठाते हैं। देखो आर क्या है, 1 आई कैप 1 जे कैप 1 के कैप, तो ये 1 1 1। एफ बताओ, एफ है 2 1 2 2 1 2। तुम भी यही सोच रहे थे ना सर थ्योरी कब तक पढ़ाओगे, सवाल करके दिखाओ तो हम सीख जाएंगे, ये सोच रहे थे ना। अब सवाल, सबसे पहले कौन उठाओगे सर, आई। आई उठाने के बाद क्या उठाओगे सर, आई उठा लिया तो जे और के का क्रॉस, तो एक का दो के साथ करोगे तो 1 इंटू 2 2 माइनस 1 इंटू 1 1 आएगा, प्लस जे, प्लस हमने उठाया जे, जे के बाद क्या आता है के, तो इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन शुरू करो, तो 2 और 1 2 माइनस 2 और 1 2, ये आएगा, प्लस के कैप। और के कैप जब उठाओगे, के कैप जब उठाओगे तो के जब तुमने उठा लिया तो बचा क्या, के बाद क्या था आई, इसका इसका करोगे 1 माइनस 2। क्या तुमने फॉर्मूला लॉजिक कंसेप्ट और विजुअलाइजेशन के साथ सीखा ना, और फट से आंसर आ गया, खत्म। बताओ 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा आई कैप, 2 में से 2 जीरो आ गया तो 0 जे कैप, और 1 में से 2 जाएगा तो माइनस के कैप। आई माइनस के, आई माइनस के पहला आंसर।
क्या विद इन सेकेंड आंसर आया? सच बता, तेरे फेस पे स्माइल आया कि नहीं? देख इधर, एम्स 2009 क्या है? एम्स 2009 सवाल दे, ये तुम्हारा आर और ये तुम्हारा एफ, रगड़ दे। सर टॉर्क बराबर होता है आर क्रॉस एफ। बोलो आर। सर आर ये रहा मेरा, आई जे के पहले उठाओगे फिर उठाओगे आर। आर क्या? 7 3 1, तो 7 3 1 माइनस नहीं है क्या? हाँ माइनस, देखो 3। तो फोर्स देखो, फोर्स सेकेंड वेक्टर को बाद में रखेंगे, तो फोर्स -3, 1 और 5। क्लियर है भाई? हाँ, अब मजा आएगा। सबसे पहले आई उठाओ, रगड़ दो। आई उठाया। बच्चे गलती तब करते हैं जब उनको रटाया जाता है। क्या तुमको मैंने समझाया है किसको लेना है? आई के बाद क्या लेना? जे। जे को उठाओ पहले, इसका इसके साथ करो, तो 5 तिहाई 15 माइनस 1 और 1 1 प्लस जे कैप। जे कैप लिया, हाँ ये उठाएंगे 1 और -3, तो -3 और 1 का प्रोडक्ट तो -3 रहेगा गुरु, और माइनस फॉर्मूले का हमने जे उठाया तो ये ले लिया, और 7 बचे 35 -35 आए, प्लस के कैप। के कैप उठाया, के उठाया तो 7 × 1 7 माइनस 3 तिहाई 9 -9 आएगा, ये -9 आएगा। चलिए, तो 15 -1 जाएगा तो 14 आई, -3 -35 तो -38, -38 जे तो -38 जे, प्लस 7 माइनस ऑफ माइनस क्या था? 9, तो 9 और 7 16 प्लस 16 के, 14 आई -38 जे, 14 आई -38 जे प्लस 16 के। बोलो सीख गए कि नहीं सीख गए? सॉरी मुझे थोड़ा समय लगा, लेकिन मैं तुमको एकदम डीप फील के साथ समझाना चाहता था कि किताबों में यहाँ पे माइनस क्यों लिखते। आया था मजा? हाँ सर। और स्कैम में कितने लोग फंसे जरूर बताना। और देखो मैं एक प्रूफ देता हूं कि इससे सवाल एक्चुअल में कितने पूछे जाते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट अब आएगा, कर तो लोग ही, लेकिन मैट्रिक्स का क्रॉस प्रोडक्ट का रूल कितना यूज होता है फिजिक्स में। देखो नीट 2022 का सवाल सेम, ये आर ये नीट 2022, ये क्या था? एम्स 2009, ये क्या था? जेई मेन 2025। ठीक है, ये देखा? हाँ। नेक्स्ट देखो, ये देखो नीट 2022, अगेन नीट 2022। नेक्स्ट देखो, ये नीट 2016। नेक्स्ट देखो नीट 2021, ये दिया नहीं है, तुम देख सकते हो नीट 2021 में ईएमबी पे सवाल आया था। नीट 2024 और 23 में भी आया था। तो आता कितना सवाल है, समझ गए? हाँ, आता कितना समझे। अब इसको प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो, लेकिन नेसेसरी नहीं है करना। प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो, लेकिन नेसेसरी नहीं है करना। अब हम उसके डायरेक्शन की बात करते हैं कि जब दो वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो रिजल्ट का डायरेक्शन किधर होता है। तो इसके लिए एक बढ़िया स्लैप मेथड मैं आपको समझाऊंगा। स्लैप मेथड क्या होता है? देखो आई क्रॉस जे के होता है, वो तो हमने रटा या सीखा या समझा। जे क्रॉस के क्या होगा, के क्रॉस जे क्या होगा, आई क्रॉस जे क्या होगा, वो सब ठीक है। उसको वेरीफाई एक और मेथड से करते हैं। और नॉर्मली आई जे के बिना कहीं और ए वेक्टर बी वेक्टर, तो रिजल्ट कहां देखते हैं और कैसे देखते हैं वो समझाता हूं। सबसे पहले तूने देखा कि जब भी दो वेक्टर को प्रोडक्ट करते हैं, जब भी दो वेक्टर को प्रोडक्ट करते हैं तो उनका रिजल्ट उन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर आता है। इतना तो तय है। हाँ, तो अगर मैं कोई वेक्टर लेता हूं आर, ठीक है, जो कि बना है ए वेक्टर और बी वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट से, ठीक है, तीसरा वेक्टर बना। अगर मैं इस आर वेक्टर का अगर मैं इस आर वेक्टर का ए के साथ डॉट प्रोडक्ट लूं तो बताओ क्या आएगा? ये बताओ क्या आएगा? आर वेक्टर का ए के साथ डॉट प्रोडक्ट लूं तो क्या आएगा? तूने बोला था कि दो वेक्टर का जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, अगर उसी क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट है यार, ये दोनों वेक्टर का सम नहीं है, सम भी यार लिखा था, वो तो रिप्रेजेंट करके फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास 2600 है, और अल्फाबेट एबीसीडी हमारे पास 26 है, और फिजिकल क्वांटिटी 2600 है, तो रिपीट तो हो ही जाएगा ना यार। तो ये आर एडिशन नहीं है, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट है। दो का क्रॉस प्रोडक्ट किधर होता है? जैसे मान लो ये ललका है ए और ये बी, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट आर अगर डिफाइन किया तो आर कहां होगा? सर आर इधर होगा। अब चलो आर यहां है। अब इस आर का अगर डॉट प्रोडक्ट ए के साथ लूं, आर का डॉट प्रोडक्ट, तो आर तो इसके परपेंडिकुलर होगा सर जी। अब परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? 0। बोलो मजा आया? बोलो मजा आया? तो सर आर का डॉट प्रोडक्ट बी के साथ भी 0 होगा। यस, क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट होता है आर वेक्टर दैट इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड आर वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी, और परपेंडिकुलर का डॉट प्रोडक्ट 0 आता है। ये बात समझ में आई? हाँ सर। दूसरी बात, ये तुम्हारा पहला वेक्टर है ए, जिसका तुम क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो बी के साथ। ए क्रॉस बी का रिजल्ट है आर। अब आर के डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं। इसके लिए आगे पढ़ोगे तो फिजिक्स में कई जगह यूज होता है ये। अब ये फिजिक्स में एन नंबर ऑफ टाइम्स यूज होगा क्रॉस प्रोडक्ट, और तुम्हें डायरेक्शन निकालना हो। कभी लेफ्ट हैंड थंब रूल आएगा, कभी फ्लेमिंग रूल आएगा, कभी गन रूल आएगा, कभी बुलेट रूल आएगा। सबका एक ही रूल, एमआर रूल, स्लैप मेथड। स्लैप मेथड क्या कहता है? सबसे पहले अपना दाहिना हाथ लो, दाहिना हाथ लेके उसको सीधा रखो, ऐसे ऐसे, इसको सीधे झंडे की तरह खड़ा करो, और थंब को ऐसे 90 डिग्री पर रखो,
और इस पूरे फोर फिंगर को पहले वेक्टर की तरफ प्लेस कर दो, पहला वेक्टर जिधर उधर प्लेस कर दो, और दूसरे वेक्टर को थप्पड़ मारो। थप्पड़ कभी इस हाथ से मत मारना, ऐसे उल्टा नहीं, थप्पड़ इससे मारना, थप्पड़ कभी इससे मत मारना, थप्पड़ इसी से लगेगा। तो जब आप इस फोर फिंगर को पहले वेक्टर की तरफ रखोगे और सेकेंड वेक्टर की तरफ ये फेसिंग सरफेस रख के उसको थप्पड़ मारोगे, तब आपको रिजल्ट बता देगा। लिखा है यहाँ पे देखिए, प्लेस योर फोर फिंगर। कई बार हम करते हैं कि फोर फिंगर प्लेस करो, तो किसका? राइट हैंड का। तो प्लेस योर फोर फिंगर ऑफ राइट हैंड, ये नहीं लिखा है यहाँ पे लेकिन जरूरी है। तो कई लोग कहते हैं कि हम तो लेफ्टी है सर, तो लेफ्टी हो या राइटी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, तुमको राइट हैंड ही लेना है, ठीक है। तो प्लेस योर फोर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर, फर्स्ट वेक्टर की तरफ चारों फिंगर को रखो। देन स्लैप इन द डायरेक्शन ऑफ सेकंड वेक्टर, बी है तुम्हारा सेकंड वेक्टर। देन थंब विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। कंसेप्ट से बताते हैं। ये देखिए आपका आई कैप है, ये आपका जे कैप है, ठीक है, और बाहर की तरफ आपका के कैप है, आउटवर्ड, ठीक है, बाहर की तरफ आपका के कैप। अब मान लो मैं कहता हूं आई क्रॉस जे, बताओ क्या होगा, तो प्रूव भी हो जाएगा और मेथड जो हमने पढ़ा वो सीख भी जाएंगे। बताओ, फर्स्ट वेक्टर की तरफ हाथ रखो, सर रख दिया हमने, ये देखो राइट हैंड को फर्स्ट वेक्टर आई की तरफ रखा, और सेकंड वेक्टर को थप्पड़ मारना है। तो सेकंड वेक्टर कौन है? देखो यहाँ पे क्रॉस किसको कर रहे हैं, पहले मैंने आई लिया फिर जे लिया, तो पहले वेक्टर की तरफ हाथ रखो, रख लिया। सेकंड वेक्टर जे है ना, जे है ना, हाँ जे को थप्पड़ मारो। तो जे को थप्पड़ मारे सर, कैसे मारे? ऐसे नहीं मारने थप्पड़, कैसे मारते हैं? तो जिधर जे है उधर ये भी नहीं ले जा सकते, जिधर जे है उधर ये ले जाना पड़ेगा। देखो अभी भी मेरा हाथ हाई में है, हाँ सर हाथ हाई में है, जे कहाँ है? ऊपर की तरफ। तो देखो थंब कहाँ है? बाहर। और देखो आई क्रॉस जे के ही तो होता है, तो थंब देखो बाहर आ गया, प्रूफ भी हो गया। मैंने जानबूझ के नोन चीजें ली ताकि मैं प्रूव कर सकूं। देखो अब मैं लेता हूं जे क्रॉस के, अब बताओ जे कहां है? सर जे मतलब बाहर की तरफ, जे सॉरी जे 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 मतलब ये तो ऊपर की तरफ होता है ना, ये जे है और ये आई है और ये के है, ठीक है, ये डायरेक्शन स्टैंडर्ड है ना। देखो आई आगे, जे ऊपर, के बाहर। अब मैंने लिया जे क्रॉस के, तो पहला वेक्टर क्या है आपका? जे, और जे किधर है? ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ पहला वेक्टर जे है, ऊपर की तरफ हाथ रखेंगे। थप्पड़ किसको मारना है? के को, तो के को थप्पड़ मारो। तो फेसिंग सरफेस बाहर आना चाहिए, देखो फेसिंग सरफेस के तुम्हारा बाहर है, बाहर आना चाहिए। हम आपको आई बता देगा, ये आई आना चाहिए। तो जे क्रॉस के आई होता है कि नहीं? आई जे के, आई के बाद जे, जे के बाद के, सही है, प्लस ही आएगा, तुम करके देख लो, मिला लो। अब हम एक्चुअल में वेक्टर लेके चलते हैं। मान लो कोई मेरा ये ए वेक्टर है और ये इधर है बी वेक्टर, मुझे ए क्रॉस बी का डायरेक्शन निकालना है, बताओ किधर होगा? ए क्रॉस बी का निकालना है, तो ए क्रॉस बी, तो ए की तरफ फोर फिंगर रखो, देखो ऐसे, ऐसे। सर फोर फिंगर तुम ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं सर, ऐसे भी रख सकते हैं, हाँ कैसे भी रखो चलेगा। तुम मान लो सामने से देख रहे हो और तुमने बोला कि ए की तरफ हमने फोर फिंगर रख लिया, अब हमें किसको थप्पड़ मारना है? बी को। बी को थप्पड़ मारो कैसे? ऐसे तुम हाथ नहीं ले जा सकते, थप्पड़ टेढ़ा नहीं मारना, इससे थप्पड़ मारना। तो ए की तरफ हाथ रखते हुए तुम अगर ऐसे कर दोगे तो थप्पड़ लगेगा क्या? उल्टा नहीं मारना रे, ऐसे कर दोगे तो नहीं लगेगा, ऐसे कर दोगे तो हाँ अब सही है। ए के थप्पड़ हमारा फोर फिंगर है और फेसिंग सरफेस हमने थप्पड़ इधर मारा, मतलब थंब कहां जा रहा है सर? थंब अंदर जा रहा है, तो ये तुम्हारा अंदर की तरफ होगा, क्रॉस होगा, क्रॉस अंदर की तरफ। ए क्रॉस बी का डायरेक्शन किधर आ रहा है? क्रॉस अंदर की तरफ, इनवर्ट। बताओ समझ आया? हाँ सर। अब हम आगे पढ़ेंगे ना, तो अभी इसका यूज भी नहीं है, हम आगे जब फिजिक्स में जाएंगे इसका यूज होगा, तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है, डिटेल में हम पढ़ेंगे। चलिए ए क्रॉस ए का रिजल्ट बताइए। तो ए का ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आएगा गुरुजी, क्यों आएगा जीरो बताओ? तो ए का क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो ए के साथ ही, तो दोनों पैरेलल है, दोनों के एंगल बीच में जीरो एंगल है। ओहो अच्छा, ए क्रॉस बी का क्रॉस प्रोडक्ट ए के साथ, ए क्रॉस बी क्या है सर? ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट। ए और बी का जो क्रॉस प्रोडक्ट जो भी आता है, बताओ इस ए से परपेंडिकुलर आता है कि नहीं? ये जो वेक्टर बनेगा और ये जो प्रोडक्ट करके वेक्टर बनेगा, इन दोनों में 90 डिग्री का एंगल होगा, तो ये भी जीरो आएगा। हाँ सर। ए क्रॉस बी का ए के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये तो गलत कर दिया मैंने, ये गलत कर दिया। ए क्रॉस बी का डायरेक्शन ए और बी के परपेंडिकुलर होगा। जैसे मान लो ये दोनों ललका है, ए और बी, ये मान लो ए है और ये बी है, ऐसे है, ठीक है। इसका रिजल्ट कहां आएगा? बाहर ग्रीन कलर की तरफ। और उसका मैं ए के साथ डॉट करूंगा तो ये रिजल्ट आएगा जीरो, ये आएगा जीरो। ये तो कुछ अलग है, ये देखो क्या रे, दिमाग घुमा देगा ये है तुम्हारा ए वेक्टर, हाँ सर, क्रॉस ए क्रॉस बी वेक्टर। अब सुनो ध्यान से अच्छे से, ए क्रॉस बी का वैल्यू बोलो क्या आएगा? ए वेक्टर रहने दो, और ए क्रॉस बी आएगा तुम्हारा ए बी साइन थीटा इनटू एन कैप। एन कैप की डायरेक्शन ए से परपेंडिकुलर होगी, हाँ। ये रहा आपका ए और ये रहा बी, इसका क्रॉस प्रोडक्ट बताइए किधर होगा सर? इसके प्लेन से परपेंडिकुलर।
क्लियर है? हाँ सर। तो ये इधर आ गया और ए तुम्हारा मान लो ये है, इसके बीच में भी एंगल 90 डिग्री होगा। आप लिखोगे कि इसमें और इसमें 90 डिग्री का एंगल है, तो ये आ जाएगा तुम्हारा ए इंटू ए बी साइन थीटा इंटू साइन 90, और साइन 90 तुम्हारा हो जाएगा 1, तो ये आएगा ए स्क्वायर बी साइन थीटा। तो इस थीटा को 90 क्यों नहीं लिया? ये तो ए और बी के बीच का एंगल है ना, ए और बी के बीच का एंगल हमें नहीं पता ना। मान लो कि ये ए है और ये बी है, ऐसा है मान लो। चलो एग्जांपल से फील के साथ कराता हूं, ये टफ सवाल हो गया थोड़ा, इसकी जरूरत फिजिक्स में पड़ती भी नहीं, लेकिन चलो करा दे तो आ गया। तो मान लो ये ए है और ये बी है, ठीक? हाँ सर ठीक, ये ए है और ये बी है, क्या 90 डिग्री पर है? नहीं सर, ये तो 90 डिग्री पर नहीं है, ये तो ए है बी है, मान लो थीटा एंगल पे। अब बताओ इसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होगा ए बी साइन थीटा, और इसकी डायरेक्शन होगी बाहर की तरफ, ये आ गया ए क्रॉस बी। हाँ सर। अब तुमको क्या कह रहा है? ए क्रॉस बी जो भी है उसको ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करो। तो ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट तुम किसका कर रहे हो? ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप का, इसी का तो कर रहे हो। ए क्रॉस बी की वैल्यू रख दी तुमने यहां। अब देखो ये जो वेक्टर है ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर, ग्रीन कलर वाला इधर आएगा और ये दोनों यहां थे, इसके परपेंडिकुलर ही है। अब इन दोनों का रिजल्टेंट ग्रीन कलर वाला तो बाहर है ये, और ये इधर है, इसमें कितने का एंगल होगा इन दोनों में? तो ए और बी का जो क्रॉस प्रोडक्ट आता है वो ए से परपेंडिकुलर होता है, मतलब इससे ये परपेंडिकुलर है, इन दोनों में 90 का एंगल। तो जब इनका और इनका क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो पहले का मैग्नीट्यूड है, दूसरे का मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा, और इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री, तो आ जाएगा ए स्क्वायर बी साइन थीटा। भाई साहब ये बहुत कंसेप्चुअल सवाल है, एक्चुअल में असली सवाल। अच्छा एक चीज और, ए क्रॉस बी क्या बी क्रॉस ए के बराबर होगा? नहीं सर, ये बराबर नहीं होगा। इनफैक्ट ए क्रॉस बी का वैल्यू एग्जैक्टली बराबर होगा बी क्रॉस ए के, लेकिन डायरेक्शन अलग होगा। कैसे? ए की तरफ हाथ रख के बी को थप्पड़ मारोगे और बी की तरफ हाथ रख के ए को थप्पड़ मारोगे, पहला दूसरा वेक्टर, इसमें ये पहला इसमें दूसरा वेक्टर, तो डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट आ जाता है। तभी तो तुम कहते हो आई क्रॉस जे के है तो जे क्रॉस आई माइनस के नहीं होता। ऑर्डर उल्टा करने पे उल्टा नहीं होता, वही तो है ये भी तुमको समझ आ गया होगा। समझ आया? अब ये देख, ये भी बहुत सुंदर सवाल। ए क्रॉस बी का डॉट प्रोडक्ट ए प्लस बी के साथ लिया है। अब दो वेक्टर का ये क्या है सर? सम। और दो वेक्टर का ये क्या है सर? क्रॉस प्रोडक्ट। यही तो है, ये क्या है? ए क्रॉस बी, और ये क्या? ए प्लस बी। अब जब दो वेक्टर का सम करते हैं तो उनका रिजल्टेंट वेक्टर ही आता है, वो किधर आता है सर? उसके प्लेन में ही रहता है। देखो अगर मान लो कि ये वेक्टर और ये बी वेक्टर कर लिया हमने, हाँ ये ए वेक्टर है ये बी वेक्टर है, इनका रिजल्टेंट क्या बीच में ही कहीं रहेगा? हाँ, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कहां रहेगा सर? क्रॉस प्रोडक्ट बाहर आएगा। अब इनका एडिशन इनके प्लेन में ही रहा और क्रॉस प्रोडक्ट इनके प्लेन से परपेंडिकुलर, तो इन दोनों में कितने का एंगल बनेगा? क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर का परपेंडिकुलर होता है उनसे, और सम उनके प्लेन में ही रहता है, मतलब ये दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल है, मतलब ये जीरो आ जाएगा डॉट प्रोडक्ट। 90 डिग्री पर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो आता है। बताओ, मजा आया? अब इसका फिजिक्स में जो यूज हुआ ना, वो बेटा सबसे पहले तो तुम देखा हर अल्टरनेट ईयर या लगातार इस पर क्रॉस प्रोडक्ट पे सवाल आता है, मैट्रिक्स मेथड पे। क्या तुम ये समझ गए? हाँ, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जब करते हैं तो रिजल्ट उसके प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। क्या ये समझ गए? एक और चीज, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए देखोगे तो एग्जैक्टली अपोजिट हो जाते हैं। हाँ सर। उसके बाद डायरेक्शन निकालते कैसे हैं? ये वाला मेथड, पहले वेक्टर की तरफ हाथ रखते हैं, दूसरे वेक्टर को थप्पड़ मारते हैं, थंब रिजल्ट बता देते हैं। अब इसकी प्रैक्टिस और करेंगे जब फिजिक्स में यूज आएगा, अभी इतना जरूरत नहीं है, तुम्हारे दिमाग में बिठा लो, बस इतना काफी है। नेक्स्ट देखो, ये नीट का पूछा हुआ सवाल है, तुमको याद होगा कि एक बार सवाल पूछा था ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड √3 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी के मैग्नीट्यूड के बराबर, देन फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी। फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, बड़ा फेमस सवाल। बताओ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होता है सर? ए बी साइन थीटा। अरे ए क्रॉस बी है, ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट ए बी साइन थीटा बराबर √3, और ए डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा। तो यही तो कंडीशन दिया है, तुमने दोनों की वैल्यू रख दी, ए बी से ए बी कट गया, कॉस को इधर ले आओ, तो साइन बटा कॉस टैन थीटा, टैन थीटा तुम्हारा आ गया √3, तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। खत्म सर, गजब बताया आपने, खत्म, कोई मतलब ही नहीं है। एक और चीज होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, अब सबसे पहले समझिए, ट्रिपल मतलब तीन वेक्टर आएंगे, ये तो क्लियर हो गया होगा। हाँ सर, तीन वेक्टर आएंगे, और ये लिखा है स्केलर मतलब डॉट प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट को कहते हैं डॉट प्रोडक्ट, मतलब तीन वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। अब तीन वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कभी तुम ऐसा नहीं कर सकते, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का
डॉट ए और बी का डॉट प्रोडक्ट लेके फिर तुम सी के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दो, ये नॉट पॉसिबल है। रीजन तुम बताओगे सोच के। सर आपने तो लिखा है यहां पर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ट्रिपल प्रोडक्ट मतलब 3 वेक्टर, और कहते हो स्केलर मतलब डॉट प्रोडक्ट। किया तो हमने, ये पॉसिबल ही नहीं है। मतलब दुनिया इधर से उधर हो जाए, ये महा गलत है। और ये तुमको फील आ जाए ना, तो कसम से तुमको वेक्टर का फील आ गया। बताओ क्या दिक्कत है इसमें? तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, और ब्रैकेट में ए डॉट बी, मतलब हमारे पास 3 वेक्टर है ए बी सी। ए और बी का हमने डॉट प्रोडक्ट ले लिया, और जो रिजल्ट आया उसका हम डॉट प्रोडक्ट सी के साथ ले लेंगे। क्या दिक्कत है सर इसमें? सोचो सोचो, सोचना पड़ेगा। तो नहीं समझ में अभी बता दो। सबसे पहले तो देख, जब तुमने ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लिया, तो 2 वेक्टर का जब डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो ये स्केलर हो जाता है। हाँ सर स्केलर हो जाता है। इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं। जब इसके पास डायरेक्शन ही नहीं है, तो वेक्टर प्रोडक्ट करके तो कॉस थीटा जब लिखता है, जहां पे थीटा उस 2 वेक्टर के बीच का एंगल है जिसका डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, वो कहां से आएगा? अरे गुरुजी सही कहा, गड़बड़ा गया मास्टर, इतना खराब है ये। जब तुमने ए और बी का डॉट प्रोडक्ट लिया, तो जो रिजल्ट है वो क्या आएगा? स्केलर। और स्केलर का तुम वेक्टर के साथ प्रोडक्ट कर सकते हो क्या? हाँ कर सकते हो। जैसे 3 स्केलर उसका ए के साथ प्रोडक्ट कर लो, ये करेगा। नॉर्मल प्रोडक्ट कर सकते हो, डॉट प्रोडक्ट नहीं कर सकते ना। डॉट प्रोडक्ट में जिन 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हो उनके बीच का एंगल लेना होता है, तभी तो कॉस थीटा में एंगल पुट करते हैं। हाँ अब फील आएगा। तो फिर ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ये होता है कि 2 वेक्टर हमने लिया, उनका हमने क्रॉस प्रोडक्ट किया। क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो उसका डायरेक्शन कहीं होगा। हाँ होगा। और जो डायरेक्शन के साथ इसकी वैल्यू आएगी उसके साथ हम तीसरे वेक्टर का डॉट करें, इसका नाम है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो इसके लिए 3 वेक्टर चाहिए होते हैं। हाँ 3 वेक्टर चाहिए। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है? 3 वेक्टर का प्रोडक्ट, जिसमें कि पहले 2 वेक्टर का हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा, जो आएगा उसका इसके साथ हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे। तो जीरो नहीं आ जाएगा, ये 3 अलग अलग वेक्टर है ना। ये सी ए क्रॉस बी का वैल्यू थोड़ी ना, सी ए बी सी इंडिपेंडेंट वेक्टर है। तो ए और बी का हमने डॉट लिया, सॉरी ए और बी का हमने क्रॉस लिया, फिर उसके साथ सी के साथ डॉट कर दिया। तो फिजिक्स में कहाँ ही यूज होता है ये सब? जी फालतू पढ़ा रहे हो, इररिलेवेंट मास्टर। ए मास्टर आज तक कहीं लॉन्ग टर्म कोर्स में भी हम वेक्टर में नहीं पढ़े स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। मास्टर पगला है, ए फालतू ये चीज पढ़ा रहा है। नहीं, मोशनल ईएफ में आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आएगा तो बताऊंगा। बस इतना फील ले ले कैसा हो, इससे ज्यादा फील नहीं लेना। तो रिजल्ट आर विल बी स्केलर। हाँ, और रिजल्ट फाइनल आर क्या हो जाएगा? स्केलर। इसलिए इसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो आएगा वेक्टर, इस वेक्टर का सी वेक्टर के साथ जब डॉट प्रोडक्ट लोगे तो फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा? स्केलर। ठीक है। एंड देयर विल बी जीरो इफ एनी ऑफ दो वेक्टर बिकम्स पैरेलल। अगर इनमें से कोई भी 2 वेक्टर पैरेलल हो गया तो रिजल्ट जीरो हो जाएगा। क्यों? अगर मान लो दोनों वेक्टर पैरेलल है तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट ही जीरो। अब मान लो यहाँ पे ए है और ये भी ए है, तो फिर तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर आएगा, और परपेंडिकुलर का डॉट प्रोडक्ट इसके साथ करोगे ए के साथ, मतलब ए के परपेंडिकुलर रिजल्ट है, उसका डॉट प्रोडक्ट करोगे तो परपेंडिकुलर का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाता है? जीरो। तो इसमें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में अगर ए बी सी 3 इंडिपेंडेंट वेक्टर है, उनमें से कोई भी 2 पैरेलल आ गया तो रिजल्ट क्या हो जाता है? जीरो। उसके बाद ये तो नहीं पूछा जाता, लेकिन कभी पूछ ले कि मान लो कि एक पैरेललोग्राम है, इस पैरेललोग्राम का 2 साइड को हमने वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। पैरेललोग्राम का कोई भी 2 साइड वेक्टर के फॉर्म में रिजल्ट किया, तो इस पैरेललोग्राम का एरिया कितना होता है? सिंपल ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है, अगर ट्रायंगल का 2 साइड को हमने ए और बी से रिप्रेजेंट किया है तो इसका इसका जो एरिया होता है, ट्रायंगल का एरिया होता है। जैसे मान लो तुमको ए और बी वेक्टर दे दिया, अब बोला ए और बी वेक्टर ट्रायंगल का साइड है, तो ट्रायंगल का एरिया बताओ। तो ट्रायंगल का एरिया हो जाता है हाफ ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इसका याद रख लो, और कोई इसका खास एप्लीकेशन फिजिक्स में नहीं है। याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। अब देखो जेई 2024 में इस पर सवाल पूछा, इस पर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या पूछा? और 3 वेक्टर, देखो ए वेक्टर ये दिया, ए वेक्टर हाँ दिया, ये बी वेक्टर हाँ, और ये सी वेक्टर। इफ ए डॉट बी क्रॉस सी जीरो, क्या बोला? ए डॉट बी क्रॉस सी जीरो, देन फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। कैसे करेंगे? तो सबसे पहले मेरे मालिक ब्रैकेट के अंदर बी क्रॉस सी, तो सबसे पहले बी क्रॉस सी निकालो। तो बी क्रॉस सी कैसे निकालेंगे? बी क्रॉस सी निकालेंगे, स्क्रीन पॉज करके इसको करो और फिर आंसर मिला लेंगे। एक बार ट्राई करो। तो देखो ना भाई, तुम डॉट पर तो बाद में ले लोगे ना, पहले बी क्रॉस सी करना है। हाँ तो बी क्रॉस सी करो। तो बी क्रॉस सी कैसे करोगे? बी बोल भाई, बी कहां है? आई जे के बी बोल, बी -1 4 और 3, सी बोल -8 -1 और 3, यही है। हाँ अब आई बाहर आएगा, आई बाहर आएगा तो 4 3 12 माइनस और -3 तो +3 हो जाएगा। प्लस जे, जे लिया तो आगे शुरू करना है, आई के बाद जे लिया तो जे के बाद के लो। ये 8 3 24 -24, देखो 8 3 -24
माइनस फॉर्मूले का 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे +3, ठीक है, प्लस के कैप, जब के लोगे, के लिया तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस माइनस +1, माइनस फॉर्मूले का R3 24, 24 R3 माइनस 24 और माइनस फॉर्मूले का +24 आ जाएगा। अब यहां से तुम्हारा 12 3 15 आई कैप, 24 में से 3 जाएगा 21, 21 और 3 24, हाँ सही है, 21 जे कैप प्लस 24 से 25 के कैप, ये तुम्हारा क्या आ गया, बी क्रॉस सी की वैल्यू। देखो दो वेक्टर था बी और सी हमको दिया हुआ, इनका हमने क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लिया और इसका डॉट बोला है ए के साथ 0 करना है, मतलब इसी वेक्टर का हम डॉट प्रोडक्ट ए के साथ लेंगे। ए क्या है भाई, ए है -x आई कैप -6 जे कैप -2 के कैप, यही है। हाँ, अब डॉट प्रोडक्ट में सेम जाति वाले को उठाते हैं तो -x और 15 तो -15x आ जाएगा, -21 और -6 तो माइनस माइनस प्लस 21 इंटू 6, 20 छका 20 से 126 आ जाएगा, नहीं हाँ 126 आ जाएगा, सही है, 20 25 20 26, हाँ सही है, और 25 और -2 तो -50 इज इक्वल टू 0, कुछ ऐसा बनेगा। हाँ, तो यहां से कुछ गलत तो नहीं किया मैंने, ठीक है, तो 15x -15x को उधर लगाओगे तो +15x इज इक्वल टू, इसमें से 50 घटाओगे तो 50 घटाओगे तो 76 आ रहा, 15 पचे 75, गलती हो गई कहीं ना कहीं, ये प्रिंटिंग मिस्टेक कुछ ना कुछ हो गई, हालांकि होनी नहीं चाहिए, क्यों हो गई, ए है तुम्हारा -1, बी बी उठाना है, -1 4 और 3, -1 4 और 3, सी है तुम्हारा -8 -1 और 3, ये तो सही लिखा हमने, -8 -1 और 3 सही लिखा, एकदम सही है। जब आई उठा रहे तो 4 3 12 और -3 तो 12 और 3 15, 4 3 12 15 सही है। जे उठाया तो जब हम जे उठा रहे हैं सबसे पहले इसका प्रोडक्ट करेंगे, 8 3 24 तो -24 और 3 -3 तो ये -3 आएगा और माइनस फॉर्मूले में होता तो +3 हो जाएगा, सही है। के उठाया तो के उठा लिया तो -1 और ये 8 चौक 32, अरे तेरा के 8 चौक 32 होता है, क्या कर दिया 8 3 24 कर दिया मैंने, 32 आएगा ये, तो 32 और एक 33, ये 33 होगा, 33 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये हो जाएगा 66, 33 मल्टीप्लाई 2 तो -66 बराबर 0। अब यहां से 6 से 6 जाएगा 0 और तुम्हारा 12 में से 6 जाएगा 60 बराबर 15x, 15 चौके 60 आ रहा है। कंसेप्ट सही सीख रहे हो, वही छोटी मिस्टेक्स मल्टीप्लीकेशन में हो गई मेरे से, बाकी एकदम सही सीखा है। अब और अंदर घुस के जब ये पूरी मैं यकीन में पढ़ाता हूं तो यकीन से मैंने 10 क्वेश्चन ही तुमको कम कराए होंगे, क्योंकि यकीन में मैंने 8 लेक्चर पढ़ाए, मैंने तुमको यहाँ पे 2.5 लेक्चर पढ़ाए, तो फर्क तो पड़ेगा, 10 क्वेश्चन तो कम कराऊंगा, लेकिन कंसेप्ट पूरा कराया। ये देखो, ये कुछ मैं बताता हूँ एमआर स्कैम के नाम से हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, फिजिबिलिटी क्या होती है। तो बीच ऑफ द फ्लोइंग ऑपरेशन इज पॉसिबल, जैसे ए वेक्टर का डॉट लिया मैंने बी के साथ और फिर इनका डॉट सी के साथ लिया, पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, बिकॉज ए डॉट बी इज स्केलर हो गया तो उसका डॉट प्रोडक्ट नहीं होगा, किसी भी स्केलर का डॉट और क्रॉस नहीं होता। अच्छा, ए डॉट बी बटा सी लिख सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि ए वेक्टर बी वेक्टर लिया तो ऊपर आ जाएगा स्केलर, और स्केलर को कभी भी हम वेक्टर से डिवाइड नहीं कर सकते। तो ऐसा कैसे कि हम वेक्टर को स्केलर से डिवाइड कर सकते हैं, हाँ, जैसे मान लो मेरा ए वेक्टर था 2i कैप, तो क्या मैं ए वेक्टर बाई 4 नहीं निकालता, हाँ निकालते थे 2i कैप बाई 4, लेकिन मैं 4 बटा ए वेक्टर नहीं निकालता हूं, कभी भी स्केलर बटा वेक्टर डिफाइन थोड़ी ना होता है, फिजिक्स में देखा है कभी, ऊपर में स्केलर और नीचे वेक्टर। अच्छा, ईस्ट तो ईस्ट होता है, 1 बटा ईस्ट क्या होता है, तो डिफाइन थोड़ी ना होता है, देख कितना अंदर फील करा है तुम्हें, ये पढ़ाते समय भी नहीं पढ़ते हैं, लेकिन देखो कितना कंसेप्चुअल है। देखो मैं वेक्टर बटा स्केलर कर सकता हूं, लेकिन मैं स्केलर डिवाइडेड बाई वेक्टर नहीं कर सकता, ये डिफाइंड ही नहीं है। तो सर हम ऐसा तो करते हैं ना, जैसे कोई फॉर्मूला तुम याद करने की कोशिश करो जिसमें नीचे वेक्टर हो, तो नीचे अगर उसमें वेक्टर है ना तो उसमें वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेते हैं, वेक्टर डायरेक्शन के साथ हम 1 बटा ईस्ट 1 बटा नॉर्थ डिफाइन नहीं होता। चलो, तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये वेक्टर और नीचे स्केलर, हाँ ये सही है, देखो पॉसिबल लिखा है मैंने, देखो ऊपर तो वेक्टर है और बी डॉट सी क्या हो जाएगा, स्केलर हो जाएगा, तो सही है। ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हम बी के साथ ले रहे हैं, जहां पे बी मैंने वेक्टर नहीं लगाया, और अगर ये डॉट प्रोडक्ट है, अगर ये सिंपल प्रोडक्ट नहीं डॉट प्रोडक्ट है तो ये पॉसिबल नहीं होगा। अच्छा बताओ, ए क्रॉस बी डॉट सी, ये पॉसिबल स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है, फिजिक्स में भी आता है, देखो ये ईएमएफ में आता है, लेकिन इसकी बात हम अभी नहीं करेंगे, ठीक है, फिजिक्स की बात ज्यादा करने लाऊंगा तो फिर अभी टाइम नहीं है अपने पास ना, टाइम क्या अभी समझ में नहीं आएगा, उस चैप्टर पढ़ेंगे तब समझेंगे। बताओ यहाँ पे फील आया कि नहीं, एक बार और मैं बता देता हूँ।
ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या है सर? स्केलर है। स्केलर का कभी भी किसी वेक्टर के साथ डॉट नहीं ले सकते, रीजन भी लिखा है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर स्केलर होगा, स्केलर को वेक्टर से डिवाइड नहीं कर सकते। ये ऊपर वेक्टर है, ये स्केलर बन जाएगा, ये पॉसिबल हो जाएगा। ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किसी स्केलर के साथ नहीं ले सकते ना, और ए क्रॉस बी डॉट सी, ये सही है, ये वेक्टर बनेगा। हाँ, और इस वेक्टर और सी पहले से वेक्टर है, तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट तो हो ही सकता है। बताओ मजा आया कि नहीं? यस सर। अब आओ काइनेमेटिक्स, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन शुरू करते हैं। क्या शुरू करते हैं भाई साहब? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन है। गुस्सा तो नहीं हो गए? सैटरडे को आज हमारी क्लास नहीं है सर, आज आप क्लास ले रहे हो। बेटा अच्छा ही कर रहा हूं तुम्हारे लिए। सैटरडे को क्लास नहीं होती, जब यकीन 2 पॉइंट शुरू हुआ था तब से उसमें सैटरडे को क्लास हो रही है, और कल भी क्लास है, आज भी क्लास है। तुम क्रैश कोर्स में आए कह रहे हो कि हम क्लास नहीं लेंगे। कई बच्चे ऐसे होते हैं, और तुम्हारे बैच में बहुत बच्चे ऐसे, यानी उनको क्या चाहिए? उनको चाहिए गोली। है मेरे पास, बनाई थी मैंने युगांडाई काली घाटी में, काली कीचड़ डाल के 2040 जड़ी बूटी मिला के गोली, जिसको खाते ही तुमको फिजिक्स आ जाएगा और नीट क्वालिफाई कर। उसके लिए आना पड़ेगा मुझे मेरे पास, उसके लिए तुम्हें आना पड़ेगा मेरे हवेली पे, ऐसे नहीं मिलेगा। तो गोली है सच में सर, मजाक नहीं करो सर, दे दो। हाँ दे दूंगा, लेकिन क्या तुमको फिजिक्स में मजा नहीं आ रहा? सीखने को नहीं मिल रहा, एक्साइटमेंट नहीं आ रहा? तो इसकी मजा लेना, और जिनको गोली चाहिए वो डायरेक्ट आ जाना, गोली भी मिलेगा। चलो, तो सबसे पहले हम काइनेमेटिक्स में बात करते हैं। तो हम बात करते हैं मोशन और रेस्ट के बारे में। मोशन और रेस्ट क्या होता है? जैसे मैं बोलूं ये पेन है, ठीक है, बोलो ये पेन रेस्ट में है कि मोशन में? बताओ सर, आप कहां भाग रहे हो? मैं इस पेन को लेके भाग रहा हूं, ऐसे मैं चल रहा हूं। बताओ ये पेन रेस्ट में कि मोशन में? जल्दी बताओ, समय नहीं इतना, बताओ ये पेन रेस्ट में कि मोशन में? सर ये पेन तो आपने हाथ में पकड़ा हुआ है, लेकिन आप खुद चल रहे हो इसको लेके, तो सर पेन मोशन में हो गया? नहीं, पेन रेस्ट में और मोशन में, दोनों में। अब मेरे रिस्पेक्ट में इस पेन की पोजीशन चेंज नहीं हो रही। देखो देखो, मैं जहां खड़ा हूं वहां से इसकी पोजीशन यही तो है, हाँ अभी भी यही, देखो यही पोजीशन है। तो मेरे रिस्पेक्ट में तो चल ही नहीं रहा, लेकिन तुम अपने हिसाब से देखोगे तो तुम्हारे रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन चेंज हो रही है। तो रेस्ट एंड मोशन इज अ रिलेटिव टर्म। रेस्ट एंड मोशन is a relative term, relative to frame of reference, relative to frame of reference. Rest and motion is a relative term and relative to frame of reference. इसका बहुत सुंदर सा एग्जांपल ये है कि मान लो कि कार में दो लोग बैठे हैं, एक पिंकी बैठी है, सज के संवर के कहां जात बारू, और उसके सामने यहाँ पे रामलाल बैठे, बड़ा खुश है क्योंकि पिंकी भी आ जाएगी। तो ये तुम्हारा है, मान लेता हूँ इसको मैं ए बोल देता हूँ, चलो, और इसको मैं बी बोल देता हूँ, नाम लिखने का समय नहीं है अभी। और बाहर कलुआ बैठा है जो कि छूट गया, बस में नहीं बैठ पाए। अरे सर जी जा, कलुआ ग्राउंड पर आराम से बैठा, बस आगे चल रही, ठीक है। अब बताओ, अगर मैं पूछूं कि बताओ बी मोशन में है कि रेस्ट में है, तो तुरंत से तुम बोलोगे कि बी इज एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू ए। ए कौन है? ऑब्जर्वर। उसके रिस्पेक्ट में अगर तुम देखोगे, मतलब ऑब्जर्व तो किसी न किसी के रिस्पेक्ट में करोगे, तो ए तुम्हारा अगर ऑब्जर्वर है तो एक रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन चेंज हो रही है कि कांस्टेंट है? तो चल ही नहीं रहा, नहीं चल रहा ना। जैसे बस में दोनों बैठे हैं और आमने सामने बैठे हैं, अब बाहर दुनिया में क्या होगा हमें क्या पता, हम दोनों तो बाहर कुछ भी हो रहा है, हम दोनों तो प्यार में है, हमें क्या फर्क पड़ता, हम तो प्यार में है। बाहर बस चल रही है, रुकी हुई है, खराब हो गई, हम तो प्यार में, हमें क्या फर्क पड़ता है? अखबारों में मुद्दे बहुत थे, लेकिन हमें क्या मतलब, हम तो एक दूसरे के प्यार में थे। तो ये एक दूसरे के प्यार में बैठे हैं, इनको फर्क ही नहीं पड़ता बाहर क्या चल रही। बताओ कि अगर मैं किसी का भी पोजीशन डिफाइन करता हूं किसी के रिस्पेक्ट में, तो मैं जिसका पोजीशन डिफाइन करता हूं उसको एक वेक्टर से जोड़ दूंगा, ये इसका पोजीशन वेक्टर हो गया। अब बस कहीं से भी कहीं चल, चलो बस को लेके चलते, चलो भाई बस चल रहा है बस। अब बताओ पिंकी का पोजीशन रामलाल के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, देखो ना, रामलाल के रिस्पेक्ट में पिंकी का पोजीशन ये रहा, बस कहीं से कहीं चला जाए, बताओ चेंज होगा क्या? सर नहीं होगा। अब बताओ क्या कलुआ के रिस्पेक्ट में पिंकी की पोजीशन चेंज होगी? हाँ? तो बोलोगे कि B इज इन मोशन, B इज इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू कलुआ। बताओ यस और नो। तो सबसे पहली बात, तुमको ये पूरे नोट्स में नहीं लिखना, तुमको ये लिखना है बस, रेस्ट एंड मोशन इज रिलेटिव टर्म, रिलेटिव टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब जो ऑब्जर्वर होता है उसी को हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। ऑब्जर्वर जो ऑब्जर्वेशन लेता है, जो देखता है, जो निहारता है, जो घूरता है,
जो देख के बताता है, जो इंफॉर्मेशन देता है, उसको कहते हैं ऑब्जर्वर। और जहां पे बैठा होता है उसको हम कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और आसान है मास्टर, हाँ कहां टफ है ये सब चीजें। अब इसी में हम एक चीज पढ़ते हैं, पोजीशन। पोजीशन क्या होता है सर? लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस क्या हो? अबे वही फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वही फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और यहां पे कोई पार्टिकल है जिसकी पोजीशन एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड है, तो हम इसका ओरिजिन से जो पोजीशन वेक्टर डिफाइन करते हैं ऐसे करते हैं, और कहते हैं कि ये पोजीशन वेक्टर तुम्हारा हो गया एक्स कोऑर्डिनेट के साथ आई कैप, वाई कोऑर्डिनेट के साथ जे कैप एंड जेड कोऑर्डिनेट के साथ के कैप। ये लगा, ये पोजीशन वेक्टर। और अब यहां बोलते हैं कि इफ पोजीशन, पोजीशन is not changing, not changing, changing with respect to time, with respect to time, then object is at rest. And if position is changing, position is changing with respect to time, then object is in motion. किसी का पोजीशन चेंज होता तो उसको मोशन कहते हैं, पोजीशन चेंज नहीं होता तो उसको हम रेस्ट कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पे कोई आदमी बैठा है और यहीं पे बैठा चल ही नहीं रहा, हम बोलेंगे रेस्ट में। अब मान लो ये पार्टिकल यहां पहुंच गया तो इसकी पोजीशन वेक्टर तो ये हो गई। अब पार्टिकल यहां पहुंच गया, ऐसे चल के यहां पहुंच गया तो इसकी पोजीशन वेक्टर तो ये हो गई। अगर पार्टिकल फिर चलते हुए यहां पहुंच गया, कहीं भी यहीं में यहां पहुंच गया तो इसकी पोजीशन वेक्टर तो ये हो गई। तो अगर पार्टिकल दूर जा रहा है मतलब पोजीशन वेक्टर समय के साथ चेंज हो रहा है, तो पोजीशन वेक्टर चेंज हो रहा है तो मोशन में, पोजीशन वेक्टर चेंज नहीं हो रहा है तो रेस्ट। सिंपल सी बात है। अब इसमें फोटो नहीं बनाना, हम इसमें ये बनाना है जरूर, ये सब समझाने के लिए था। ये बना ले, ये बना ले कि अगर ऑब्जेक्ट का लोकेशन एक्स वाई जेड से हम डिफाइन कर रहे हैं तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन वेक्टर ऐसे लिखते हैं, एक्स आई कैप वाई जे कैप जे कैप, ये इसकी पोजीशन वेक्टर। क्लियर? हाँ सर। अगर पोजीशन नॉट चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। इफ पोजीशन इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम देन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। अब आते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसके साथ एक फिजिकल क्वांटिटी एसोसिएटेड होती है जिसको हम कहते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है? जैसे आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, हाँ सर कर रहे हैं, तो रोज कुछ ना कुछ पढ़ाई करते हैं, हाँ सर पढ़ते हैं, कभी नहीं भी पढ़ते हैं, रोज कुछ ना कुछ एफर्ट्स लगाते हैं, हाँ रोज कुछ ना कुछ एफर्ट्स लगाते हैं। तो ऑब्जेक्ट जब मोशन में होता है तो जितना वो चलता है, कहां चल रहे समय कोई मतलब नहीं, किधर चल रहा है कोई मतलब। अगर वो चला 4 कदम 10 कदम 2 कदम 1 कदम चला तो उसकी हर कदम की काउंटिंग और एक चले गए कदम का जोर, एक्चुअल में जितना वो लेंथ तय किया है वो उसका सम को हम कहते हैं डिस्टेंस। उसको क्या कहते हैं हम? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इज अ एक्चुअल पाथ लेंथ, एक्चुअल पाथ लेंथ। डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ लेंथ। ऑब्जेक्ट का सच में चला गया डिस्टेंस, सच में चला गया डिस्टेंस, सच में, सच में चला गया पाथ का लेंथ, सच में पाथ चला गया लेंथ, मतलब सच में रोज रोज तुम जितनी पढ़ाई कर रहे हो उस सारी पढ़ाई को काउंट कर लो तो तुझे जर्नी में जितनी घंटे तू पढ़ा है, मेहनत किया है, वो सारा मेहनत को, सारे संघर्ष को हम कहते हैं डिस्टेंस। तुमने एक जगह से दूसरी जगह चलने के लिए एक्चुअल में कितना पाथ लेंथ चला उसको कहते हैं डिस्टेंस। और डिस्टेंस इज अ स्केलर। इसमें हम ये काउंट नहीं करते हैं कि किधर चला, इधर चला कि उधर चला, जाने जाने कहां कहां चला। गाना कभी मैं टांग पर तोड़, क्या गाना है? इधर चला कि उधर चला, जाने जहां पता नहीं कहां चला। तो हमें पता नहीं कहां चला, लेकिन 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 मतलब पता तो है कहां चला, लेकिन हम डायरेक्शन से मतलब नहीं करते। हम जैसे मान लो यहां पे खड़े, इमोशन सुनिए, अभी यहां पे खड़े हैं, 1 कदम चले, एक और चले, 2 कदम हो गया, 3 कदम चले, 4 कदम चले, 5 कदम चले, 6 कदम चले, 7 कदम चले, 8 कदम चले, 9 कदम चले, कहीं भी चले, टोटल पाथ लेंथ 9 कदम हो। एक्चुअल में जो पाथ लेंथ चलते उसको कहते हैं डिस्टेंस। तो सर डिस्टेंस इसका मतलब कैन नॉट डिक्रीज विद टाइम, ना कभी भी डिक्रीज नहीं हो सकता। एक बात बताओ कि तुमने कल 4 घंटे पढ़े और आज तुमने 1 घंटा पढ़ा, तो टोटल 4 में से 3 घंटा होगा कि 5 घंटा होगा? 4 घंटा ही, कल 4 घंटा, एक आज 1 घंटा, सर 5 घंटा हुआ। परसों तुम 3 घंटे पढ़े तो 5 दिन 8 घंटा हुआ। परसों तुम 10 घंटे पढ़ लिए, उसके बाद सर 10 घंटे और जोड़ देंगे। तो मतलब तुम जितना पढ़ रहे हो सबको जोड़ रहे हो, घटा तो नहीं रहे हो कभी। ऐसा तो नहीं कि आज हमने उल्टा पढ़ा तो घटा लेते हैं, भले ही नहीं पढ़ोगे लेकिन पढ़ोगे तो जोड़ोगे। उसी तरीके से अगर तुम जर्नी में हो, 1 कदम भी चले तुम जोड़ोगे, कभी घटा नहीं सकते।
अच्छा, स्केलर होता है कैनॉट बी निगेटिव, कैनॉट बी निगेटिव, ये निगेटिव नहीं हो सकता, ये निगेटिव नहीं हो सकता। एंड कैन नॉट डिक्रीज विथ टाइम, ये टाइम के साथ घटता नहीं है, हमेशा ऐड होते रहता है, ऑलवेज एडिटिव, ऑलवेज एडिटिव, एडिटिव। तो दो बात इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये निगेटिव नहीं हो सकता, कांट बी निगेटिव, एंड कैन नॉट डिक्रीज विथ टाइम, और हमेशा ये रोज रोज क्या होता जाता है, ऐड होता जाता है अगर तुम चलोगे तो। दूसरी बात, डिपेंड्स अपॉन पाथ टेकन, डिपेंड्स ऑन पाथ टेकन, ये पाथ पर डिपेंड करता है। आपने बोला था पाथ तो कुछ भी ले लो, जितना चलोगे काउंट होगा, जितना चलोगे काउंट होगा, लेकिन एक जगह से दूसरे जगह तक जाने में बिटवीन टू पॉइंट, ये ऐसे नहीं कि डिस्टेंस पाथ टेकन पे डिपेंड करता है, ऐसे ही ये डिपेंड ऑन पाथ टेकन बिटवीन 2 पॉइंट, 2 पॉइंट के बीच में चला गया डिस्टेंस पाथ पे डिपेंड करता है। कैसे? जैसे मान लो तुम ए पर हो और तुमको डेस्टिनेशन बी पर जाना है, तो हो सकता है तुम ऐसे सीधा चले, फिर 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 सीधा चले, मतलब कितनी डिस्टेंस चलनी पड़ी, कितने कदम चले, 1 2 3 4 5 6 7 कदम। हो सकता है तुम ये रास्ता ले लिए, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, 5 कदम, 6 कदम, 7 कदम, 8 कदम, 9 कदम। क्या पहले रास्ते से और दूसरे रास्ते में चला गया संघर्ष 2 पॉइंट के बीच में सेम है कि अलग? अलग है। अब तुम्हारा इनिशियल पॉइंट क्या था सर? ए, और फाइनल पॉइंट क्या है? बी। तो इनिशियल पोजीशन तुम्हारा ए है और फाइनल पोजीशन बी है, क्या दोनों पाथ के लिए कॉमन है इनिशियल फाइनल पोजीशन? हाँ, पहले का भी इनिशियल ए, दूसरे का भी इनिशियल ए, दूसरे का फाइनल बी, पहले का भी फाइनल बी। तो पोजीशन तो दोनों पाथ के लिए इनिशियल पहले और दूसरे पाथ के लिए और फाइनल पहले और दूसरे पाथ के लिए सेम। चले कहां से थे? ए से, पहुंचे कहां? बी पे। कोई भी रास्ता लो, चले ए से पहुंचे बी पे, दोनों में सेम डिस्टेंस है कि अलग अलग? अलग अलग। क्यों? क्योंकि अलग रास्ता चूज किया। अब जैसे देखो पढ़ाई करता है बच्चा, तो पढ़ाई में बच्चा कितना मेहनत करता है इस बात पे तो डिपेंड करता है, लेकिन साथ में इस बात पे भी डिपेंड करता है टीचर कैसा चूज करता है। टीचर अगर कुछ अच्छा चूज करेगा तो फिर उसका एक जगह से दूसरे तक जाने में, मतलब तैयारी से लेकर के सफलता तक जाने में उसको संघर्ष कम करना पड़ेगा। तो जो तुम स्ट्रगल कर रहे हो रास्ता पे डिपेंड करता है ना कि कैसे रास्ते पर चल रहे हो। ठीक है, जैसे मान लो ए से चले, 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, 5 कदम, 6 कदम, 6 कदम, 7 कदम, 8 कदम, 9 कदम, 10 कदम, 11 कदम, 12 कदम, 13 कदम, 14 कदम, 15 कदम, 16 कदम, 17 कदम, 20 कदम, 21 कदम, 25 कदम, 26 कदम। अरे बाप रे सर, ज्यादा जोड़ लिया। देखो अब ऐसे ऐसे करें, बताओ चले कहां से थे? ए से, पहुंचे कहां? बी पर। क्या वही फाइनल डेस्टिनेशन है? अब इसमें देखो पाथ लेंथ ज्यादा हो गया, अब तुम आगे चले पीछे चले, लेकिन सारे पाथ लेंथ तुमको काउंट करना पड़ेगा। तो डिस्टेंस 2 पॉइंट के बीच में कितना ट्रेवल करना पड़ेगा वो पाथ पे डिपेंड करता है। चलो ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आ गई? ये डिस्टेंस निगेटिव नहीं होता, डिस्टेंस टाइम के साथ घट नहीं सकता, हमें एक्चुअल पाथ का लेंथ ऐड करना होता है। तुम अगर चलोगे तो होगा। देखो, दो केस हो सकता है, या तो तुम रोज पढ़ाई करोगे, या तो किसी दिन पढ़ाई नहीं करोगे, या फिर करोगे फिर नहीं करोगे। ऐसा तो नहीं होता कि जितना पढ़े तो उल्टी डायरेक्शन में चल रही है। इसी तरीके से जब ऑब्जेक्ट मोशन करता है, या तो कदम चलेगा नहीं तो चलेगा, नहीं चलेगा, रुक जाएगा, मैं रुक गया, मैं नहीं चल रहा, तो डिस्टेंस कांस्टेंट होगा। फिर चला तो ऐड होगा, फिर चला 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 ऐड होगा, फिर चला 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 ऐड होगा, चला 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 ऐड होगा। तो तुम कहीं भी चलो ऐड होगा। डिस्टेंस हमेशा ऐड होता है, वो घटता नहीं है, सब्ट्रैक्ट नहीं होता है, वो माइनस नहीं होता, टाइम के साथ घट नहीं सकता, हमेशा ऐड होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, अब डिस्प्लेसमेंट समझो क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट को इस बात से मतलब नहीं कि तुम कितना चले, किस रास्ते पर चलो उससे मतलब नहीं है। क्या बात कर रहे ना? सबसे पहले मैं लिखूंगा डज नॉट डिपेंड्स अपॉन पाथ। सर तो फिर मोशन के बारे में कैसे पता चलेगा? ये बताता भी नहीं है सर। भय है मास्टर गलत मत पढ़ा रहे, नहीं सही बता रहा हूं। डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल में ऑब्जेक्ट कितना कदम चला है, ऑब्जेक्ट मोशन में कितना संघर्ष किया है, इसके बारे में बताता ही नहीं। डज नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ, ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ये सिर्फ और सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड कि तुम पहले कहां थे और अब कहां हो। जैसे आज तुम कहां पर हो, बताओ कहां हो? हम कानपुर में हैं सर जी। अरे आज तुम हो कहां ये बताओ, कहां बैठे हो आज तुम? आज हम दरभंगा में सर। सर जयपुर में, जयपुर। अरे नहीं यार सर, सर लुधियाना। अरे नहीं, तुम हो कहां अभी?
तुम हो गधा राम, गधा राम। मतलब तुम अभी तैयारी कर रहे हो और एक सफर में चले, वो सफर है नीट का। तो तुम गधा रामलाल, तुम कौन हो? गधा, गधा रामलाल। सर हम गधा रामलाल तो हैं, है कहां सर जी? सफर में। तुम कहां हो? तुम नीट के सफर में हो, नीट के सफर में। सुनना सुनना, तुम कौन हो? तुम गधा राम। कहां हो आजकल, कहां हो? नीट की सफर में हो। हाँ सर। अब तुम जब सफर कर रहे हो तो एक्चुअल में कितना कदम चले, किस रास्ते पर चले, ये तुम्हें पता है? हाँ सर, ये हम बहुत संघर्ष कर रहे हैं, रोज रोज हम संघर्ष कर रहे हैं, ये तुम्हें पता है। और तुम संघर्ष करते 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 किसी रास्ते से चलते 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 तुम डॉक्टर रामलाल बन गए। तो अब यहां पे दो चीजें आएंगी, एक तुम्हारा संघर्ष और एक तुम्हारा सफलता। संघर्ष उसे पता होता है जो एक्चुअल में जो रास्ते पर चलता है। क्या तुमने कितना संघर्ष किया, ये तुमको पड़ोसी को पता होगा कि आज रात भर बैठ के तुम पढ़े हो, तुम 25 सवाल लगाए हो, तुम केमिस्ट्री पढ़े हो, तुम बायोलॉजी भी पढ़े हो, तुम बायो में झिंगुटा अटोरा भी पढ़े हो। ये पड़ोसी को पता है? क्या ये तुम्हारे फूफा जी को पता है कि आज तुम कितना मेहनत किए हो? क्या तुम्हारे फूफा जी को पता है कि एमआर सर 3-3 घंटे का लेक्चर दे देता है, पागल आदमी है? क्या तुम्हारे पड़ोसी को पता है कि एमआर सर ने कितने अच्छे से कंसेप्ट बताओ, कितने सवाल कराए? क्या तुम्हारे मौसा जी को पता है कि तू जे एडवांस का भी सवाल लगा ले रहा है? नहीं ना, तू बताता भी नहीं है। नहीं। तो तो तुम जब जिस सफर में हो, तो सफर में दो चीजें आएंगी, एक संघर्ष। संघर्ष उसको पता होता है जो एक्चुअल में सफर पे होता है, उसको पता होता है संघर्ष। और सफलता वो चीज है जो दुनिया देखती है। तो जब आप किसी सफर में होते हैं तो दो चीजें आती है, एक एक्चुअल में किया गया संघर्ष और दूसरी सफलता। संघर्ष सिर्फ उसे पता होता है जो एक्चुअल में पाथ पे चलता है, और दुनिया को सिर्फ सफलता पता होती है कि तू गधा था, आज तुमको गधा ही तो कहते सब, गधा था और आज रामलाल, डॉक्टर रामलाल बन गए। तो डिस्टेंस वो संघर्ष है जो एक्चुअल में पाथ पर चलने वाले को पता हो, और डिस्प्लेसमेंट वो सफलता है जो दुनिया को पता चलता है कि तुम पहले कहां थे और अब कहां हो, सीधा स्ट्रेट लाइन से मिला। दुनिया दुनिया कहती है अरे वो गधा था, देखो आज डॉक्टर बन गया। बीच का उसको कुछ नहीं पता, बीच में तुम किस रास्ते पर चले उसको कुछ नहीं पता। ध्यान से देखें, अब तुम इस रास्ते से जाओ या इस रास्ते से जाओ या इस रास्ते से जाओ, तुम्हारा इनिशियल पॉइंट क्या था? ये फाइनल पॉइंट क्या है? ये डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट लाइन होता है। बस इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को मिला दो, वही डिस्प्लेसमेंट। तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। खत्म। फाइनल पोजीशन, इनिशियल टू फाइनल पोजीशन मतलब डिस्प्लेसमेंट इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन को मिलाने वाले लाइन का लेंथ होता है। लेंथ ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन from initial to final position, initial to final position। इसलिए स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस है। मान लो कोई पार्टिकल यहां से चलना शुरू किया और वो d1 वेक्टर ऐसे चला, तो ये पाथ पर चला, ये d1 वेक्टर इतना चला, फिर वो d2 वेक्टर इतना चला, फिर वो d3 वेक्टर इतना चला। बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो डिस्प्लेसमेंट पता है क्या होता है? सीधे इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को मिला दो, ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस एक जगह से दूसरे तक चलने में जितना तुमने संघर्ष किया है, मतलब डायरेक्शन के साथ नहीं, एक्चुअल में सबका मैग्नीट्यूड जोड़ दो, ये तुम्हें इतना चले, 10 मीटर इधर, 20 मीटर इधर, 30 में सबका मैग्नीट्यूड दो, ये डिस्टेंस आएगा। और डिस्प्लेसमेंट सीधा फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन घटा दो। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हम ऐसे भी लिखते हैं, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। क्या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तुम्हारा वेक्टर आता है? ये वेक्टर होता है। हाँ, कैन बी पॉजिटिव निगेटिव, अच्छा कैन बी डिक्रीज, हाँ डिक्रीज। आज नीट के सफर में है, दिल पे मत लेना, किसी दूसरे को कह रहा हूँ, आज नीट के सफर में है गधा, पढ़ता नहीं है, अगले साल भी नीट के सफर में रहेगा, उसका फाइनल डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट घट सकता है। अब तुम संघर्ष चाहे दुनिया भर का कितना भी कर लिए, जब तक तुम यहां तक नहीं पहुंचे तब तक तुम्हारा कोई डिस्प्लेसमेंट दिखेगा ही नहीं, कहेगा कि वो चला ही नहीं, वो तो वहीं के वही है। अच्छा डिस्प्ले, मान लो तुम इनिशियली यहां से चले,
गए यहां पर और घूम के ये आ गए, तो इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट सेम। हाँ बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0। क्या दुनिया कहेगी कि तुम कभी चले हो? नहीं, दुनिया तो डिस्प्लेसमेंट देखती है। डिस्टेंस कौन देखता है? जो एक्चुअल में जर्नी करता है, उसको पाथ का लेंथ पता होता है। बोलो मजा आया कि नहीं? मजा आया। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन तुम्हारा क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। क्या ये टाइम के साथ घट सकता है? हाँ, कैन डिक्रीज विद टाइम, कैन डिक्रीज विद टाइम। ये टाइम के साथ घट भी सकता है, ये टाइम के साथ घट भी सकता है। अच्छा, कैन बी निगेटिव, कैन बी निगेटिव। सर डिस्प्लेसमेंट निगेटिव हो सकता है? हाँ निगेटिव हो सकता है। डायरेक्शन आगे चला तो पॉजिटिव, पीछे चला तो निगेटिव। डायरेक्शन। अब गधा रामलाल से डॉक्टर रामलाल बने तो डायरेक्शन पॉजिटिव की तरफ, और गधा रामलाल से और गधा रामलाल बन गए, डबल स्क्वायर गधा रामलाल, तो डायरेक्शन निगेटिव। सिंपल सी बात है। मान लो मैं यहां हूं, अब मैं चल के आगे गया, मैं कितना आगे डिस्प्लेस किया, मतलब फाइनल पोजीशन मेरी कितनी आगे की उसको देखते हैं। चला कितना उसको नहीं, डिस्प्लेसमेंट देखने के लिए हम सिर्फ देखते हैं, ऐसे समझो, डिस्प्लेसमेंट देखने के लिए हम ये समझते हैं कि इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पर हम कितना शिफ्ट किए और किधर किए, बस हाउ फार एंड वेयर, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट। क्या पहली बार इतना डीप में तुमको डिस्प्लेसमेंट का फील आया है कि नहीं, ये बताओ बस। एकदम डीप में डिस्प्लेसमेंट का फील आया है कि नहीं? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझ में आया? अब बताओ, बताओ कि अगर मुझे पाथ नहीं पता तो क्या मैं डिस्टेंस निकाल सकता हूं? कभी भी नहीं। जब आपको यही नहीं पता कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आप कैसे चल के गए हो, तो आप एक्चुअल पाथ लेंथ कैसे निकालोगे? तो देखो यहां पर, जब तक पाथ नहीं पता, पाथ नहीं पता, डिस्टेंस नहीं निकाल सकते। डिस्टेंस कैनॉट बी फाइंड, डिस्टेंस नहीं निकाल सकते, नहीं निकाल सकते, नहीं निकाल सकते। जब तक पाथ नहीं पता हम डिस्टेंस नहीं निकाल सकते, जब तक पाथ नहीं पता हम डिस्टेंस नहीं निकाल सकते, कभी भी हम डिस्टेंस नहीं निकाल सकते। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट हमें पाथ से मतलब ही नहीं है। क्या घर वाले को पाथ पता होता है? पड़ोसी को पाथ पता है? नहीं, लेकिन तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट देख लेती है ना, वहां से कहां हो, कल कहां थे। बस शिफ्ट इन पोजीशन को हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेस, शिफ्ट इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन या शिफ्ट इन पोजीशन। क्या लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? चेंज इन पोजीशन। नोट्स कैसे बनाए सर आपने? तो पूरा मिक्स कर दिया सर जी। नहीं मिक्स किया बेटा, इतने अच्छे से एक्चुअल पाथ लेंथ स्केलर ये यहां भी देखो क्या लिखा है, चेंज इन पोजीशन, शिफ्ट इन पोजीशन, डज नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ, ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल फाइनल पोजीशन, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, लेंथ ऑफ शॉर्ट स्ट्रेट लाइन फ्रॉम इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। यहां से चले थे, यहां पहुंचे, सीधा मिला दो, तुम्हारा क्या बन जाएगा? डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा। अब थोड़े सवाल करते हैं जिससे फील आए। पहला सवाल मैंने यहां लिखा है, मान लो यहां पे कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक ठीक, वो ऑब्जेक्ट चला 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, 5 कदम, 6 कदम, 7 कदम, 8 कदम, 9 कदम, 10 कदम, यहां पहुंचा बी पर, ठीक है। चलो अब बताओ डिस्टेंस कितना चला ए से बी। तो तुम बोलोगे कि सर डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ लेंथ। अब बताओ यहां पर था तो इसकी पोजीशन क्या थी? 0,0। अभी आगे चला 1 मीटर 2 मीटर कर करके 10 मीटर आगे गया, तो डिस्टेंस हो गया तुम्हारा 10 मीटर। अरे भाई 0,0 से 10 तक पहुंचा है, तो कितना लेंथ चला? पाथ की लेंथ कितनी है? 10 मीटर हुई। हाँ, डिस्प्लेसमेंट बताओ। तो डिस्प्लेसमेंट तुम लिखते हो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, इसको हमेशा पोजीशन के टर्म्स में लिखेंगे। अब चल एक्स में रहा है तो एक्स के टर्म से फाइनल पोजीशन लिखो। बताओ फाइनल पोजीशन क्या है? तो 10 आई कैप 0 जे कैप, जे कैप मत लिखो, 0 ही है, 10 आई कैप है। और इनिशियल पोजीशन क्या है? इनिशियल 0 है, तो लिखोगे 0 आई कैप। बताओ क्या है? 10 आई कैप। इसका क्या मतलब है? हम 10 मीटर आगे की तरफ चले, इनिशियल पोजीशन के रिस्पेक्ट में हम फाइनली यहां पर, इसको वेक्टर के फॉर्म में निकालोगे। डिस्टेंस से पाथ का लेंथ ऐड करो। इसमें जल्दीबाजी नहीं सर 10 आगे बोल दो ना, नहीं, फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में करो। हमेशा फाइनल में से इनिशियल घटाओगे, थोड़ा एक लाइन लगेगा लेकिन फील आएगा। चलो यहां देखो, मान लो पार्टिकल ए पर था, चलते 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 बी पर गया, अभी गया था ना जैसे बी पर, और यहां से यू टर्न लिया, और यू टर्न लेके फिर पीछे यहां पे आ गया। चलो डिस्टेंस बताओ। तो डिस्टेंस एक्चुअल में तुम अगर जर्नी में हो तो कितना संघर्ष किए उसका टोटल लेंथ। चलो यहां से गए यहां तक पहुंचे तो 5 मीटर चले, 5 से देखो ना ये पाथ का लेंथ बताओ, ये 0 पर है 5 पर तो 5 मीटर, 5 से 10 पे गए तो 5 मीटर और फिर 10 से तुम पीछे 5 पे आए, 10 से 5 में तो 5 मीटर और, तो डिस्टेंस कितना हुआ? 15 मीटर। आगे गए 10, पीछे आए 5, 15 मीटर। डिस्प्लेसमेंट लिखने के लिए कैसे लिखोगे? फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन बोलो क्या है सर? 5 आई कैप। इनिशियल पोजीशन बोलो 0। अब इसको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम कहां से यू टर्न लेके आओ, ये सिर्फ हो जाएगा 5 मीटर आई कैप। और देखो ना, इनिशियल ये है, हाँ सर इनिशियल पोजीशन ये है, और फाइनली तुम सी पर पहुंचे, हाँ सर फाइनल सी पे पहुंचे। इनिशियल पोजीशन से फाइनल को मिला दो, इसका लेंथ बताओ। तो ये 0 पे था, ये 5 पे था, तो 5 आई कैप नहीं हुआ, और फाइनली जहां पे पहुंचे वहां पे डिस्प्लेसमेंट का हेड होगा,
और जहां पे इनिशियल थे इनिशियल पे टेल होगा। इस वेक्टर का लेंथ बताओ, यही डिस्प्लेसमेंट है। देखो इसकी लेंथ 5 मीटर आगे की तरफ। फील आया कि नहीं? तो फील आया। यहां बताओ टोटल डिस्टेंस ऑब्जेक्ट कितना चला है ए टू ए में। ए टू ए माने यहां गया 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 10 तक पहुंचा, फिर वापस आ गए यहाँ 0 पे। तो इनिशियली कहां था? 0 पे। फाइनली कहां है? 0 पे। तो डिस्टेंस कितना चला? तो आगे 10 मीटर पीछे 10 मीटर, तो टोटल 20 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई? डिस्प्लेसमेंट हो गई 0। डिस्प्लेसमेंट क्यों 0 हो गई सर? डिस्प्लेसमेंट इसलिए 0 हो गई, फाइनल पोजीशन 0,0, इनिशियल पोजीशन भी 0,0। यहां देखो, यहां देखो यहां पे डिस्टेंस ऑब्जेक्ट कितना चला? तो देखो ए से चला, हाँ कहां पहुंचा? डी तक। फिर ए से जब चला बी तक आगे गया है, देखो एरो, आगे गया 10 मीटर चला, फिर इस 10 मीटर से ओरिजिन पे आया 0,0 पे 20 पे चला, 20 से फिर -10 पीछे चला, तो टोटल 30 मीटर लेंथ नहीं चला ये? हाँ सर टोटल 30 चला। अब बताओ डिस्टेंस कितना चला? 30 मीटर। डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए फिर से सुनो, फाइनल पोजीशन वेक्टर लिखो। तो फाइनली डी पर है, तो डी की पोजीशन वेक्टर क्या लिखो? तो ये पोजीशन वेक्टर सीधा कोऑर्डिनेट उठा के आईजे लगाते हैं, तो इसकी फाइनल पोजीशन होगी -10 आई कैप माइनस 0 जे कैप, तो जे कैप मत लिखा। इनिशियल पोजीशन क्या है सर? 0 आई कैप। तो डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा हुआ है -10 आई कैप। तो बताओ डिस्प्लेसमेंट निगेटिव आ गया। अच्छा ये कह रहे थे गुरुजी, हाँ यही कह रहा था, बताओ डिस्प्लेसमेंट निगेटिव है कि नहीं? सर डिस्प्लेसमेंट तो निगेटिव आ गया मास्टर। सर मजा सा आ गया सर जी, कुछ अजीब सा। डिस्प्लेसमेंट निगेटिव आ गया मास्टर, यार बहुत सुंदर तरीके से, ये तो बहुत सुंदर तरीके से मेरा डिस्प्लेसमेंट निगेटिव आ गया। बता बता सर, ये देखो, ये देखो, ये देखो, यहां पर समझो। मान लो एक पार्टिकल है, ए पर है, ए का इनिशियल पोजीशन है तुम्हारा ए, और ए का कोऑर्डिनेट है -10,0। ए से गया 0,0 पे, मतलब पीछे ही था, पहले ही -10 पे था, फिर 0,0 पे गया, फिर यहाँ गया बी पर, फिर बी से गया सी पर, ऐसे एरो बना लो, सी पर, सी बी से गया सी पर, सी से वापस यू टर्न लिया, देखो ऐसे, फिर वापस आया है तुम्हारा डी पॉइंट पे, और डी से पहले यू टर्न लेके फिर गया है यहाँ पर ई पर। ये चल एक ही लाइन पे है, लेकिन ऊपर नीचे मैंने इसलिए दिखाया है कि मैं तुमको बस ये दिखा रहा हूं कि आगे गया और पीछे आया। तो ऊपर इस ये नहीं चला, ये लेंथ नहीं चला, अभी ये लेंथ नहीं चला है। एक्चुअल में अगर मैं इसी लाइन पे बना देता ओवरलैप करा के, तो मैं आगे जाता हुआ पीछे जाता हुआ दिखा देता। जैसे मान लो इसी लाइन पे आगे जा रहा है, आगे जा रहा है, फिर यहाँ रुक के इसी लाइन पे पीछे आ गया, तो कंफ्यूज नहीं हो जाओगे, इसलिए ऊपर शिफ्टेड बना है। अब मुझे बताओ ए से बी तक डिस्प्लेसमेंट कितना है? तो डिस्टेंस पहले निकालो, सारा डिस्टेंस। ए से देखो, जब मोशन लिख दिया है मैंने, ए से बी तक बोलो। पहले ए पर थे, यहाँ कहां पहुंचे? बी पर। बताओ कितना चले? तो देखो -10 से 0 पे आए तो 10 मीटर चले, और 10 से फिर 20 पर आए। ये गैप बोलो कितने का है? ये 20 मीटर का गैप है, 0 से 20 मीटर का गैप, और ये -10 से 0 मतलब 10 मीटर का गैप। 10 और 20 30 चले, हाँ 30 मीटर हो गए। फिर ए टू सी, ए से 10 फिर 20 30 30 और 20 से 30 तक आए, तो ये 30 मीटर नहीं है, 20 से 30 तक 10 मीटर का गैप। कैसे देखो ना, 0,0 से 30 मतलब 30 मीटर, और इधर 10 40 मीटर चले, ठीक। और 40 मीटर से फिर यू टर्न लिया और डी तक गया। डी तक कितना चला होगा? तो 30,0 से 0 गए, 30 और चले, तो 40 30 70 हो जाएगा। फिर ए टू ई, फिर यहां पे टर्न लिया, 0,0 पर है, फिर यहां पर 20 पे पहुंचे, तो 70 20 90। और ये बोले बी से डी तक बताओ पाथ का लेंथ है। बी से डी, बी कहां है बताओ? बी यहां है, और बी से कहां पूछा? डी तक। तो तुम बी पर कहां हो? 20,0 पे, और तुम यहां से यहां चले तो बताओ कितना चले? तो 10 मीटर चले, और 30 से ओरिजिन तक चाहे तो 30 पीछे, तो 40 मीटर आ जाएगा। सी टू ई, सी का सी है। सी से 0,0 पर आए, मतलब 30 से 0,0 पर 30 मीटर चले, और फिर 0 से 0 20 चले, तो 50 मीटर हो गया। लो भाई, तो डिस्टेंस मतलब पाथ का लेंथ, दैट्स इट्स, खत्म। पाथ का जितना पाथ चला है ना सबको ऐड करना पड़ेगा। अब बताओ, ये जर्नी तो हमने बीच में से उठाई है, तो इसको छोड़ो। हमने देखा पहले ए से बी, ए से सी, ए टू डी, ए टू ई। क्या यहां पर डिस्टेंस तुम्हारा हमेशा बढ़ता नहीं गया है? पहले तुम ए से बी तक आए, ठीक है सर, ए से बी तक टोटल कितने चले थे? 30 मीटर। फिर ए से बी से सी तक गए, तो ए बी सी, तो ए से बी गए, बी से फिर सी गए, तो टोटल कितना चले? 40। फिर ए से बी से सी से डी तक गए, तो टोटल कितना चले? 70। फिर ए से बी से, देखो ए से बी से सी से डी से फिर ई तक आए, मतलब ए बी सी डी तब ई आया है ना, हाँ। फिर डिस्टेंस कितना आया? 90। मतलब डिस्टेंस हमेशा बढ़ रहा है कि नहीं? अरे भाई तुम पाथ लेंथ अगर चलोगे, ऊपर चलो नीचे चलो आगे चलो पीछे चलो, ऐड होता जाएगा, और डिस्टेंस एक्चुअल पाथ का लेंथ होता है। ए से तुम चले बी तक, आया 30, फिर बी से आगे चल पहुंच गए सी तक,
तो देखो ए से तुम्हारा सी तक 40, फिर ए से डी तक और चले, ऐड होता गया। अब डिस्प्लेसमेंट का खेला दे, ए से बी, बी का फाइनल पोजीशन बोलो, बी का फाइनल पोजीशन बोलो 20,0 मतलब बी का फाइनल पोजीशन है तुम्हारा 20 आई कैप, और इनिशियली कहां थे ए पर, ए का इनिशियल पोजीशन -10 का, -10, तो 20 में से -10 आई घटाओगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 20 और माइनस माइनस प्लस 30, 30 आई कैप आएगा। तो ये भी 30 ही था, हाँ, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होता है, डिस्टेंस में नहीं होता। अब बताओ ए टू सी, तो सी का पोजीशन कहां है, सी 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 यहां है 30, और 30 में से -10 घटाओगे तो 30 आई कैप में से -10 आई कैप घटाओगे तो माइनस माइनस प्लस 40 आई कैप, ठीक है। उसके बाद डी, ए टू डी, तो इनिशियल पोजीशन तो ये डी 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 कितना, डी है तुम्हारा 0,0, तो फाइनल तुम्हारा हो गया 0 और इनिशियल हो गया तुम्हारा माइनस ऑफ, इनिशियल पोजीशन घटाएंगे तो -10 आई, तो माइनस माइनस प्लस 10 आई आएगा क्या, प्लस 10 आई क्यों है, फाइनल माइनस इनिशियल, डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन को लिखो, जैसे 0 है तो 0 इसकी फाइनल पोजीशन हो गई, ये -10 है तो -10 आई, 20 है तो 20 आई, 30 है तो 30 आई, यहां पे जो भी है तुम्हारा वो होगा फाइनल माइनस इनिशियल, वेक्टर फॉर्म में डिस्प्लेसमेंट है। चलो डी का फाइनल पोजीशन बोलो, तो डी का ही तो निकाला, ई का बोलो, ई कहां है, ई है, ई का फाइनल पोजीशन बोलो क्या 20, तो 20 फाइनल पोजीशन, माइनस घटाओगे, घटाओ के किसको, -10 आई, तो -10 आई को इनिशियली ए लिया है, देखो इनिशियल ए फाइनली, इनिशियल ए तो सब में -10 घटाया है, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 20 10 30 30 आई क्या, ठीक है। अब बताओ ए से ई की अगर बात करें, ये तुम अभी हटाओ, बीच में से 2 पॉइंट को हटाओ, हम जर्नी ऐसे देख रहे हैं, ए से बी, फिर बी से सी से डी, डी से ए, तो ए से पूरा जर्नी देखो, कवर करो अभी। अब तुम इसमें ना जितना डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में कंफ्यूजन होता है ना, सब तुम्हारे इसमें खत्म होता हुआ दिखेगा। क्या, अब मैं इस टेबल में जितने भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पहले लिया ए से बी, फिर ए बी सी तक, फिर ए बी सी डी तक, फिर ए बी सी डी ई तक। अब इसमें तुम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को देख के अगर तुम 3-4 कुछ निष्कर्ष निकालोगे, उसको पॉइंट आउट लिखो और तुमको सारा कंसेप्चुअल चीज इस सवाल में कवर होता हुआ दिखाई दे, सारा सब कुछ, तो सारा सब कुछ मतलब क्या क्या, सब कुछ कवर होता हुआ दिखाई दे। सर जैसे कि बताइए, जैसे कि सुनिएगा, डिस्टेंस हमेशा बढ़ता है, कभी घटता नहीं, 30 40 70 90 बढ़ ही रहा है, घटा नहीं। डिस्प्लेसमेंट कैन इंक्रीज एंड डिक्रीज, डिस्प्लेसमेंट 30 से बढ़ के 40 हुआ, 40 से बढ़ के 10 हो गया, जबकि चल ही रहा था फिर भी 10 हो गया, फिर 10 से बढ़ के 30 हो गया, और वापस अगर यहां पे पहुंच जाता तो 0 भी हो जाता। बात तो सही कह रहे हो सर जी, बात तो सही कह रहे हो मुझे। दूसरी एक और इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्ट ए से बी तक जब जा रहा था तो सीधा लाइन पे चल रहा था, उसने डायरेक्शन अपनी चेंज नहीं करी थी, नहीं, तो जब तक ए से बी तक गया डायरेक्शन चेंज नहीं हुई, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है। फिर बी से सी जा रहा है, तो ए से चलते 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 बी पे पहुंचा और बी से चलते चलते सी पे पहुंचा, क्या इसमें डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हुआ, नहीं, डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज नहीं हुआ। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन अगर चेंज नहीं हुआ, अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज नहीं हुआ, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम ही रहता है। क्यों, क्योंकि मैं आगे चल रहा हूं, डायरेक्शन तो चेंज किया नहीं, तो मेरा पोजीशन वेक्टर आगे बढ़ता जाएगा। तो देखो ये 40 और ये 40, अब यहां पे यू टर्न लिया है, और जैसे यू टर्न लिया तो डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हुआ, और डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हुआ तो मान लो तुम पीछे आ रहे हो, ये इनिशियल पोजीशन, तुम पीछे आओ तो इनिशियल पोजीशन के पास आ रहे हो, डिस्प्लेसमेंट घटेगा। तो देखो जब पीछे आ रहे थे तो डिस्प्लेसमेंट घट के 10 हो गया, 40 से 10 हो गया, और फिर यहां से एक और यू टर्न करके तुम आगे चले तो फिर इनिशियल पोजीशन से दूर भाग रहे हो, तो इनिशियल पोजीशन से दूर भागोगे, मतलब इनिशियल पोजीशन से दूर भाग के जाओगे, फाइनल पोजीशन को दूर लेके जाओगे, डिस्प्लेसमेंट देखो फिर से बढ़ गया, देखो 30 आई गया। और सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कब था, जब फाइनल पोजीशन सबसे ज्यादा दूर होगा। फाइनल पोजीशन सबसे ज्यादा दूर कब था, जब पार्टिकल सी पर था। देखो ए से सी तक देखो डिस्प्लेसमेंट 40 सबसे ज्यादा है। हर एक बात प्रूफ हो गई कि नहीं। अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि 1D मोशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है, तो बोलो सही बोलोगे कि गलत। क्या मैं अगर बोल दूं कि 1D में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, हाँ फंस रहा है यार, ये तो परेशान कर दिया, इक्वल होता है, बोलो सही है कि गलत, तो बोलोगे गलत है। क्यों गलत है भाई, ये 1D मोशन ही तो है, तो डायरेक्शन चेंज हो, तो डायरेक्शन चेंज होके कहीं 101 से y में थोड़ी ना, x में ही चल रहा है, देखो ऐसे चल रहा हूं, तो जब तक मैं सीधी लाइन में चलता रहूंगा तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर रहेगा, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर। अगर मैंने यहां पे यू टर्न ले लिया तब डिस्टेंस बढ़ता रहेगा लेकिन डिस्प्लेसमेंट घट जाएगा। तो देखो ना, इसी लाइन पे चल रहा हूं मैं और इसी लाइन पे वापस आने लग गया। तो 1D हो या 2D हो, जनरल कंसेप्ट ये होता है कि डिस्टेंस बड़ा या बराबर होगा मॉड ऑफ
डिस्प्लेसमेंट की फॉर 1D और 2D, फॉर 1D और 2D। लेकिन ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना कि डिस्टेंस, चलो इसी को लिखता हूं, इक्वल, करेक्ट, करेक्ट, इफ ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, नॉट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। अगर ऑब्जेक्ट ने अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करी है तब तो बोल सकते हैं, अच्छा तब कह सकते हैं। अगर ऑब्जेक्ट ने अपनी डायरेक्शन ही चेंज नहीं करी तब तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बड़ा होगा। ऑब्जेक्ट अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा, तो एक कदम चला आगे बढ़ा, एक कदम चला आगे बढ़ा, एक कदम और चला, तो इनिशियल पोजीशन की रिस्पेक्ट में मेरा फाइनल पोजीशन भागता जा रहा है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है, और यू टर्न लिया तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट चेंज हो जाएगा। बोलो समझ में आया क्या? हाँ, अच्छा क्या मैं ये लिख सकता हूं किसी पर्टिकुलर केस के लिए? ये हाँ लिख सकते हो। अगर यू टर्न हुआ है, डायरेक्शन चेंज हुआ ही है, डायरेक्शन चेंज हुआ है, और अगर डायरेक्शन चेंज हुआ है ऑब्वियस सी बात है पाथ लेंथ तुम्हारा बड़ा ही हो जाएगा। देखो कहां डायरेक्शन चेंज हुआ था, इसके बाद डायरेक्शन चेंज हुआ है। देखो ये 70 है, ये 10 है, ये 90 है, ये 30 है। चाहे कुछ भी कर लो, चाहे जीवन भर के लिए आगे बढ़ो, लेकिन तुम जब पीछे आए थे तो एक्स्ट्रा डिस्टेंस ये कवर कर लिए थे, ये तो पाथ लेंथ में एक बार ऐड हो गया था। डिस्प्लेसमेंट घट गया था लेकिन पाथ लेंथ एक बार ऐड हो गया। अब इसके साथ तुम चलते रहो चलते रहो चलते रहो चलते रहो चलते रहो, लेकिन ये जो घूम के एक्स्ट्रा संघर्ष किए थे वो तो डिस्टेंस में ऐड हुआ, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो माइनस हो चुका, उससे तो कोई मतलब नहीं। सोचो, तो अगर तूने यू टर्न ले लिया तो डिस्टेंस हमेशा बड़ा ही होगा। बताओ 100% ये खून में घुसा कंसेप्ट की नहीं घुसा? 100% खून में घुसा कि नहीं घुसा? अब देखो ये सवाल कॉपी नहीं करना है, यहां तक कॉपी करना है, ये कॉपी करना है, ये कॉपी करना है, लेकिन ये कॉपी नहीं करना। अब सुनो, बीच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट फॉर द मोशन इन 1D विदाउट चेंज इन डायरेक्शन। अब लिखा है मोशन इन 1D विदाउट चेंज इन डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर रहेगा। देखो खत्म। इधर देखो, बीच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट फॉर द मोशन इन 1D विथ चेंज इन डायरेक्शन। चेंज इन डायरेक्शन हुआ है तो डिस्टेंस बड़ा होगा। डायरेक्शन अगर चेंज हो गया एक बार तो एक्स्ट्रा पाथ लेंथ पीछे आने पे चल गया हो। नेक्स्ट देखो, बीच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नेवर करेक्ट फॉर मूविंग ऑब्जेक्ट। नेवर करेक्ट ये हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बड़ा हो गया डिस्टेंस से, डिस्प्लेसमेंट बड़ा हो गया डिस्टेंस से। या तो डिस्टेंस और डिस्टेंस बराबर होगा या तो डिस्टेंस बड़ा हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कभी बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट खुद ही शॉर्टेज डिस्टेंस होता है। डिस्प्लेसमेंट खुद ही शॉर्टेज डिस्टेंस होता है, मिनिमम डिस्टेंस इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में, और बड़ा कैसे हो जाएगा भाई? अच्छा एक बात बताओ, सिंपल सी बात है, दिल पे लगेगी। डिस्प्लेसमेंट मतलब सक्सेस, डिस्टेंस मतलब संघर्ष। संघर्ष से बड़ा सफलता मिल सकता है क्या? कभी भी मिल जाए। संघर्ष कम करोगे सफलता बड़ी ना, अगर सफलता बड़ी चाहिए संघर्ष भी बड़ा करना, और संघर्ष उस सफलता के बराबर तब होगा जब आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे, पीछे घूम के नहीं आओगे, एक ही डायरेक्शन में चलते चले जाओगे, तभी तुम्हारा, सिर्फ और सिर्फ तभी तुम्हारा संघर्ष के बराबर सफलता मिलता। लेकिन अगर तुम संघर्ष गलत डायरेक्शन में थोड़ा भी कर दोगे, संघर्ष ज्यादा करोगे, सफलता ला 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 ला। बोलो समझ में आया कि नहीं? जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट ए से चला, चलते 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 5 मीटर चला, फिर यहां से टर्न लेके 6 मीटर चला, फिर यहां से टर्न लेके 3 मीटर चला। अब बताओ इसका डिस्टेंस कितना हुआ? डिस्टेंस तो 5 प्लस 6 प्लस 3, 6 3 9, 9 और 5 14 मीटर, 14 मीटर। बताओ डिस्टेंस 14 मीटर होगा कि नहीं? डिस्टेंस मतलब एक्चुअल में चला गया लेंथ। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को मिला दो, ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट का लेंथ हो। कैसे गए क्या करें हमें कोई मतलब नहीं, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को मिलाने वाले लेंथ को ही डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब बताओ डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी होगी? तो इसका लेंथ निकाल लेंगे, काम हो जाएगा। अब चाहे तुम किसी तरीके से इसका लेंथ निकालो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे इसका लेंथ चाहिए। एक बात सुनना ध्यान से, क्या ये टोटल 5 मीटर है और यहां से आगे कितना गए? 3, तो ये 3 मीटर मैं बोल सकता हूं। हाँ भाई, यहां से ये लेंथ 3 है तो पैरेलल ही तो है, ये 3 तो ये भी 3। और बताओ यहां से ये ऊपर कितना गया है? ये 6 मीटर, तो पैरेलली इसको यहां कराओगे तो ये 6 मीटर लिख सकते हो। हाँ, अब सुनो ध्यान से, अगर मैं यहां पे एक ट्रायंगल सोचने की कोशिश करूं, इसको ऐसे, ये ये ट्रायंगल सोचने की कोशिश करूं, ये बेस ये परपेंडिकुलर, तो सोच सकता हूं इसको बेस और परपेंडिकुलर की तरह। कह सकते हो सर, ये बेस हो गया तुम्हारा 5 3 8 का, परपेंडिकुलर हो गया 6 का, तो इस डिस्प्लेसमेंट को हाइपोटेन्यूज की तरह अगर तुम देखोगे तो रूट अंडर 5 3 8 का होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर, 64 प्लस 36 रूट 100 मतलब 10 मीटर। 10 मीटर इज द डिस्प्लेसमेंट।
10 meter is your displacement and this is correct, Guru, correct. This is correct and 100% correct, 100% correct and this is correct. चलिए भाई साहब यहाँ देखिए, object is moving on a side of square park of side length L. Moving on the side of a square park. अच्छा, object is moving on the side of a square park of side length L. ठीक है, तो ऑब्जेक्ट मान लो यहां से चलना शुरू किया और इस इनिशियल पोजीशन चलते 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 बी तक पहुंचा। तो जब मोशन ए से बी तक हुआ तो डिस्टेंस कितना चला है, डिस्प्लेसमेंट कितना चलेगा, बताओ फाइनल पोजीशन कहां था, बी तक है। तो ए से बी के बीच में लेंथ आ गया, वो डिस्प्लेसमेंट हो गया, ए से बी तक क्या डिस्टेंस हो गया। अब बी से टर्न लेके टर्न लेके टर्न लेके टर्न लेके यहां पहुंचा, डिस्टेंस कितना चला, 2l। और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को मिला दो, इसका लेंथ हमें डिस्प्लेसमेंट बताएगा, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ये एल 90 डिग्री पे, तो डायगोनल का लेंथ यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट बताएगा। तो भाई साहब तुम्हें इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को मिला देना और उसकी लेंथ को डिस्प्लेसमेंट बोलना, बात खत्म। तो बताओ ये लेंथ √12 हो जाएगी कि नहीं, हाँ सर √12 हो जाएगी, हो गया। ये किसके, कौन से जर्नी के लिए, ए से बी से सी तक। अब बताओ ए से बी से सी से डी पर पहुंचे तो डिस्टेंस हो जाएगा एल और फिर एल चला एल, तो डिस्टेंस हो गया तेरा 3l। डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए तो तुम्हारा अगर ये फाइनल पोजीशन है और ये इनिशियल था तो ऐसे मिलाओगे, ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट होगा ए से डी का। बताओ कितना लेंथ होगा सर, ए के बराबर है ऊपर की तरफ, मैग्नीट्यूड निकालना तो एल आएगा। और मान लो ए से फाइनली ए पे पहुंच गए तो डिस्टेंस 4l और डिस्प्लेसमेंट 0। अब देखो यहाँ पे खूबसूरत चीज, डायरेक्शन चेंज हुआ ना, देखो ए से बी तक डायरेक्शन सेम है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम, क्या डायरेक्शन चेंज हुआ, डिस्टेंस बढ़ा 2l और ये घट गया, √12 मतलब 1.2 से कम होगा। डिस्टेंस 3l, डिस्प्लेसमेंट सिर्फ l, डिस्टेंस 4l, डिस्प्लेसमेंट 0। बता मेरे लाल, फील आई कि नहीं अच्छे से, धुआं धुआं हो गया कि नहीं कंसेप्ट, कंसेप्ट एकदम धुआं धुआं हो गया। अब एक बात बताओ, ला 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 ला, एक बात बताओ, अगर मैं y एक्सिस पर डिस्टेंस का वेरिएशन प्लॉट करता हूं और x एक्सिस पर टाइम रखता हूं, तो ग्राफ में मैंने एक चीज बताई थी कि y एक्सिस पर जो फिजिकल क्वांटिटी रखा है, y कोऑर्डिनेट उसी फिजिकल क्वांटिटी को बताएगा, और x एक्सिस पे जो फिजिकल क्वांटिटी रखा है, x एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट उस फिजिकल क्वांटिटी को बताएगा, ये बताई थी। अब मान ले मैंने डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ये ग्राफ बताया, बताओ ये ग्राफ नंबर 1 ये जो भी बोल दो, ये सही है कि गलत है, ग्राफ ए सही है कि गलत है, बोलो आराम से सोच के। तो डिस्टेंस वर्सेस टाइम, टाइम बढ़ रहा है डिस्टेंस बढ़ रहा है, सही तो है, नहीं ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि ऊपर डिस्टेंस पॉजिटिव और नीचे डिस्टेंस निगेटिव, डिस्टेंस कैन नॉट बी निगेटिव, इसलिए ग्राफ गलत है। डिस्टेंस कैन नॉट बी निगेटिव, डिस्टेंस कभी निगेटिव हो सकता है नहीं, लेकिन तुम यहां पे कहां से शुरू कर रहे हो, ये ओरिजिन है, इस ओरिजिन के आगे पॉजिटिव एक्सिस, ऊपर पॉजिटिव एक्सिस, पीछे निगेटिव नीचे निगेटिव, ओरिजिन से ऊपर डिस्टेंस पॉजिटिव, ओरिजिन से नीचे डिस्टेंस निगेटिव, और डिस्टेंस निगेटिव नहीं हो सकता। अरे हाँ सर जी, तो गलत ग्राफ हो गया। अच्छा दूसरा बताओ, ये मैंने ग्राफ बनाया, ए से बी तक हम गए हैं, बताओ ये ग्राफ डिस्टेंस वर्सेस टाइम का सही है कि गलत है, बोलोगे सर ये ग्राफ भी रॉन्ग है, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस कैन नॉट डिक्रीज, डिस्टेंस कैन नॉट डिक्रीज, क्या यहाँ पे डिस्टेंस डिक्रीज कर रहा है, देखो अभी यहाँ गए तो जैसे जैसे मैं ऊपर जा रहा हूं तो देखो डिस्टेंस वाई कोऑर्डिनेट पे डिस्टेंस पता चल रहा है, यहाँ पे देखो इसकी वाई कोऑर्डिनेट अभी इतनी है, फिर ऊपर गया वाई कोऑर्डिनेट बढ़ी, ऊपर गया वाई कोऑर्डिनेट बढ़ी, यहाँ पर आए और नीचे आने लगे, तो नीचे आने पे वाई कोऑर्डिनेट घट गई ना। एक बात बताओ भाई मेरे, जैसे वाई कोऑर्डिनेट को लिखो यहाँ 5, यहाँ 10, ऊपर 15, फिर 20 ऐसे लिखते हैं। अब मान लो मैं ऊपर जाके ऐसे आने लगूं, ऊपर गया तो डिस्टेंस बढ़ रहा था वाई कोऑर्डिनेट बढ़ने से, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट पे हमने डिस्टेंस की वैल्यू रखी, और नीचे आ रहा था तो डिस्टेंस घटने लग गया, तो डिस्टेंस कैन नॉट डिक्रीज। बोलो यस और नो। ऐसा अगर आप बनाओ तो ऐसा करके ऐसा बना दिया तो ये भी रॉन्ग है, क्यों, डिस्टेंस घट रहा है, डिस्टेंस घट नहीं सकता। ऐसा अगर आप बना दो तो ये तो सही लग रहा नहीं, ये भी गलत है, क्यों, एक ही टाइम पर डिस्टेंस की दो अलग अलग वैल्यू हो सकती है, एक ही टाइम पे डिस्टेंस की दो अलग अलग वैल्यू हो सकती है। मान लो एक्स एक्सिस पर जब टाइम इतना था तो डिस्टेंस कुछ इतना होगा एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, और अभी इसी टाइम पर डिस्टेंस 2 होगा, एक ही टाइम के वैल्यू पे 2 वाई की वैल्यू मिल रही है। अच्छा एक बात बता, मुझे डर लग रहा है तुमको ग्राफ समझाने में, जबकि बहुत आसान है। इसी टी टाइम पर, इसी टी कोऑर्डिनेट पर एक पॉइंट मिला और ये दूसरा पॉइंट का, इस पॉइंट और इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट सेम है, इसका वाई कोऑर्डिनेट यहां पे आएगा, इसका वाई कोऑर्डिनेट यहां पे, एक ही टाइम पे दो डिस्टेंस पॉसिबल है नहीं, टू डिस्टेंस एट वन टाइम इज नॉट पॉसिबल, तो ये ग्राफ भी गलत है।
ये ग्राफ गलत ही है, ये ग्राफ तुम्हारा क्यों? देखो डिस्टेंस ऊपर जाए, ऊपर गया, फिर थोड़ी देर के लिए डिस्टेंस रुका, फिर ऊपर चला गया। ये ग्राफ सही है। तो डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ये कुछ ग्राफ है। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाओगे अगर, इसका बनाओगे डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का, ये मैंने लिखा है डिस्प्लेसमेंट और ये लिखा है मैंने टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाओगे तो ये ग्राफ सही है, क्यों? डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम नेगेटिव हो सकता है। अच्छा ये डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो सकता है, ये डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो सकता है, ये गलत हो गया। एक टाइम पे दो डिस्प्लेसमेंट भी तो नहीं हो सकता, एक ही समय पे तुम दो जगह पे हो सकते हो क्या? सर दो डिस्प्लेसमेंट मतलब दो फाइनल पोजीशन, और एक ही जगह पे तुम एक ही समय पे दो जगह नहीं हो सकते ना। हाँ सर, ये सही, ये बन सकता है क्या? हाँ ये भी सही है। तो यहां पे ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। डिस्प्लेसमेंट का सिर्फ ये ग्राफ गलत। बात समझ में आई? डिस्प्लेसमेंट का सिर्फ ये ग्राफ गलत है। ठीक है, ओके सर जी। अब यहाँ पे ये ट्रू फॉल्स है, ट्रू फॉल्स एक बार तुम स्क्रीन पहुंच के खुद ट्राई करो, मैं यहाँ पे आंसर मार्क कर दूंगा और तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी, इस बात की गारंटी है। पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, फॉल्स हो गया ना। अब स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, डायरेक्शन चेंज हुआ कि नहीं हुआ ये कहां बताएं? स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, डायरेक्शन चेंज हुआ या नहीं हुआ ये कहां बताएं? डिस्प्लेसमेंट इंडिपेंडेंट अपॉन द चॉइस ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, डिस्प्लेसमेंट इंडिपेंडेंट अपॉन द चॉइस ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। डिस्प्लेसमेंट इस बात पर डिपेंड नहीं करता है कि चॉइस ऑफ फ्रेम क्या है, फॉल्स हो गया। सर कैसे? अबे भाई मोशन ही इस बात पे डिपेंड करता है कि चॉइस ऑफ फ्रेम क्या है। अगर तुम बस में बैठ के देखोगे तो पिंकी का डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ था, अगर तुम बाहर बैठ के देखो तो पिंकी का डिस्प्लेसमेंट हुआ है। भाई मोशन किस पे डिपेंड करता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। और मोशन अगर होगा तभी तो डिस्प्लेसमेंट होगा। तो कह रहे डिस्प्लेसमेंट इंडिपेंडेंट ऑफ द चॉइस ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो गलत हो गया ना ये। अब मोशन होना और ना होना किस बात पे डिपेंड करता है? सर फ्रेम पे, रिलेटिव टर्म है। तो डिस्प्लेसमेंट, मोशन हुआ तभी डिस्प्लेसमेंट होगा। नेक्स्ट देखो, फॉर अ पार्टिकल मूविंग ऑन अ पैराबोलिक पाथ, डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। हाँ ये सही है। अगर पैराबोलिक पाथ पे चला है तो डायरेक्शन चेंज हुआ ना, तो डिस्टेंस बड़ा ही होगा, ऐसे पैराबोलिक पाथ पे चला है। तो बताओ डिस्टेंस के लिए एक्चुअल पाथ लेंथ लोगे और डिस्प्लेसमेंट के लिए सीधा जोड़ दोगे, तो डिस्प्लेसमेंट कम ही हुआ ना। डिस्प्लेसमेंट इज नॉट जीरो देन डिस्टेंस मस्ट बी नॉट बी जीरो। ये क्या बोले? डिस्प्लेसमेंट इज नॉट जीरो मतलब, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं है मतलब पोजीशन सेम नहीं है, मतलब शिफ्ट इन पोजीशन हुआ है, शिफ्ट इन पोजीशन हुआ है। अगर शिफ्ट इन पोजीशन हुआ है तो शिफ्ट इन पोजीशन करने के लिए मतलब तुमको सक्सेस मिला है, सीधा देखो ना सक्सेस मिला है। डिस्प्लेसमेंट इज नॉट जीरो मतलब डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं, पोजीशन शिफ्ट हुई मतलब सक्सेस मिला है, संघर्ष होगा। डिस्टेंस मस्ट नॉट बी जीरो मतलब डिस्टेंस जीरो नहीं होना चाहिए, हाँ होना मतलब नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्टेंस भी होना ही चाहिए। और यही कह रहा है मस्ट नॉट बी जीरो, मतलब जीरो नहीं होना चाहिए, कुछ होना चाहिए, वही कह रहा है, ट्रू होगा। डिस्टेंस इज नॉट इक्वल टू जीरो देन डिस्प्लेसमेंट मे इक्वल टू जीरो, डिस्टेंस इज नॉट इक्वल टू जीरो देन डिस्प्लेसमेंट मे इक्वल टू जीरो, सही है, ट्रू। मे इक्वल टू जीरो सही है। डिस्टेंस इज नॉट इक्वल टू जीरो मतलब डिस्टेंस जीरो नहीं है, डिस्टेंस इज नॉट इक्वल टू जीरो, डिस्टेंस जीरो नहीं है मतलब संघर्ष हुआ है, संघर्ष हुआ है, डिस्टेंस इज नॉट जीरो। अच्छा मैं डिस्टेंस जीरो कर दूं तो, इफ डिस्टेंस इज जीरो, इफ डिस्टेंस इज जीरो। अच्छा पहला स्टेप डिस्टेंस मतलब पहला स्टेप संघर्ष होता है कि पहला स्टेप सक्सेस होता है? तो पहला स्टेप तो संघर्ष होता है, संघर्ष करेंगे तब सफलता मिलेगी। अब मैं कहता हूं कि डिस्टेंस इज जीरो मतलब संघर्ष जीरो है, डिस्टेंस जीरो मतलब एक भी कदम नहीं चला, मैं चला ही नहीं, डिस्टेंस जीरो मतलब मैं हिला ही नहीं, क्योंकि एक भी कदम चलता तो डिस्टेंस कुछ ना कुछ तो पाथ लेंथ ऐड हो जाता, डिस्टेंस इज जीरो। तो बोलोगे डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी जीरो, डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी जीरो। अगर डिस्टेंस जीरो है मतलब पाथ लेंथ है ही नहीं। सर अगर डिस्टेंस जीरो तो डिस्प्लेसमेंट कहीं ना कहीं से आ ना सकती नहीं है सर जी। डिस्प्लेसमेंट आने का मतलब फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन में डिफरेंस होना, फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन में डिफरेंस होगा तभी ना जब चल के जाओगे, तुम चले नहीं बैठे रहे तो बता डिस्टेंस जीरो है, चल ही नहीं रहे, डिस्टेंस जीरो चल ही नहीं रहे। जब डिस्टेंस जीरो है तो डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी जीरो, ये ट्रू है। अब देखो डिस्टेंस इज नॉट इक्वल टू जीरो मतलब तुम चले हो, संघर्ष इज नॉट जीरो, संघर्ष इज नॉट जीरो मतलब संघर्ष हुआ है, देन डिस्प्लेसमेंट में भी जीरो, संघर्ष हुआ तो सफलता मिले जरूरी थोड़ी नहीं, क्या पता जहां शुरू करे वही पहुंच गए। इस केस में तुम जहां से चले यू टर्न लेके अगर वही वापस आ गए तो डिस्टेंस नॉट इक्वल जीरो, देखो डिस्टेंस जीरो नहीं हुआ, डिस्टेंस तो ऐड होगा, बट डिस्प्लेसमेंट में इक्वल, और मे बोला है, ऐसा नहीं बोला है कि होगा ही, मे तो हो सकता है कि तुम अगर वही आ गए तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, अगर वहां नहीं आगे पीछे रह गए तो डिस्प्लेसमेंट भी होगा, तो ट्रू आ गया। देखो लो भैया, तो देखो तुमको न्यूमेरिकल, फिजिकल, कंसेप्चुअल, ट्रू फॉल्स, ये हर तरह के सवाल कराए कि नहीं कराए, ग्राफिकल, ग्राफिकल ऑल्सो, ग्राफिकल ऑल्सो,
ग्राफिकल आल्सो। चलो ये सवाल देखो, सर्कुलर पाथ में भी कराऊंगा, अभी हर तरह की चीजें कराऊंगा, देखना। पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर द टू मैन आर मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस एंड सोन, देन फाइंड करेक्ट रिलेशन बिटवीन देम। देखो ये पोजीशन है, मतलब पार्टिकल आगे चल रहा है तो उसके पोजीशन की वैल्यू को वाई कोऑर्डिनेट पे रखा, ठीक, ओके सर जी। और टाइम जैसे जैसे पास करो उसको एक्स एक्सिस पे रखा, तो पार्टिकल ए के पोजीशन वर्सेस टाइम को ग्राफ को ये बनाया मैंने, ठीक है सर, ये पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है और ए के लिए, और पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बी के लिए मैंने ऐसे बनाया, ये पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ है बी के लिए। अब मुझे बताओ, ये ए के लिए पोजीशन वर्सेस टाइम है, ये बी के लिए पोजीशन वर्सेस, तो डिस्प्लेसमेंट पोजीशन वर्सेस टाइम देख के बताओ किसने ज्यादा चली। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए इज लेस देन डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी, और नॉन ऑफ दिस। बताओ आंसर बताओ सर, 1 मिनट हम बताते हैं। ये पोजीशन है और ये टाइम है, हाँ। ए के लिए पोजीशन वर्सेस टाइम का ये ग्राफ है हरियर का, और बी के लिए पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है ललका। आपको दिख रहा है ललका हरियर का अच्छे से, ये आपको देखिए पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है, और ये देखिए ये बी के लिए पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ। दोनों में से ज्यादा डिस्प्लेसमेंट किसका, आराम से बताओ। तो तुम मतलब लाइव क्लास में कराते हैं, तुम भी करो, आंसर बताओ पहले, तभी आगे बढ़ना। स्लाइड 34 पे आंसर बताओ। अभी यहाँ पे 34 दिख रहा है ना, ये 34 दिख रहा है, 34 पे आंसर बताओ। बीच में मैं कुछ पेज डिलीट करूंगा तो ऊपर नीचे आ जाए, वो अलग बात है, जो रफ पेज किया है उसको। क्या होगा आंसर, स्क्रीन पॉज करके सोच के बताओ। तो तुमने जवाब दिया होगा कि डिस्प्लेसमेंट बी इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए, जो कि सरासर गलत आंसर है। यह है तुम्हारा एमआर स्कैन, तुम्हारा आंसर आएगा फर्स्ट। सर फर्स्ट हो ही नहीं सकता सर, देखो ये इतना चला है और ये इतना चला है, देखो इसका लेंथ ज्यादा है। ग्राफ का लेंथ पाथ नहीं होता है, ये रास्ता नहीं है, ये रास्ता थोड़ी ना बताया, रास्ता तो एक्स एक्सिस पे चल रहा है, ऑब्जेक्ट तो एक्स एक्सिस पे चल रहा है, देख बोला है एक्स एक्सिस पे चल रहा है, ये रास्ता नहीं है, ग्राफ रास्ता नहीं होता है। अगर ये रास्ता है तो ये तो रास्ता टाइम को कैसे रिप्रेजेंट करेगा। तो सर ये क्या होता है, ये हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सोच के बताइए कि ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा क्यों हुआ है, ठीक है। और लगे हाथ एक सवाल और देखिए, लगे हाथ एक सवाल और देखिए, क्या ये आपका वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये टाइम नहीं है, वहां पे वो टाइम था, ये एक्स एक्सिस है। मान लो ए पार्टिकल का y वर्सेस x का ग्राफ ये बना है, एक x के जर्नी का ग्राफ ये है और b के जर्नी का ग्राफ ये है। अब बताओ इसमें डिस्प्लेसमेंट किसका ज्यादा हुआ, a का या b का। एक्चुअल में यहां पे डिस्प्लेसमेंट देखोगे वो ज्यादा है b का, a के डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पे तो आपने कर दिया, हाँ ये सही है। ए मास्टर हम नहीं पढ़ेंगे, हम नहीं खेल रहे हैं सर से, मैं हम जा रहे हैं घर से। मास्टर पगला है, हाँ पगला है। अब यही सोचना है आपको कि वहां पे एक्चुअल में जो ग्राफ है वो रास्ता नहीं है, लेकिन यहां पर जो ग्राफ आपको दिख रहा है ये ग्राफ रास्ता है, ये ग्राफ पाथ है, ये ग्राफ पाथ है, ये रास्ता है, ये ग्राफ रास्ता है। दिस इज ग्राफ, दिस इज नॉट पाथ, दिस इज नॉट पाथ। अब यही सोचना है आपको और फील करना, देखो किस लेवल पे तुमको मैं लेके आ गया, किस लेवल पे तुमको लेके आ गया। जैसे मान लो y एक्सिस है, x एक्सिस है, पार्टिकल को यहां से फेंका, इसकी इनिशियल पोजीशन है 0,0 और फाइनल पोजीशन है 20,0। ये फाइनल पोजीशन, क्या डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हो। डिस्प्लेसमेंट के लिए तुमको पाथ से मतलब नहीं, फाइनल पोजीशन में इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन में फाइनल पोजीशन पता है, डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हो। मान लो पार्टिकल को मैंने यहां से फेंका और इसका पोजीशन वेक्टर है 0,10, पार्टिकल यहां पहुंचा, इसकी पोजीशन ऐसे चल गया, प्रोजेक्ट किया ऐसे प्रोजेक्ट किया, फाइनली पहुंचा 15,0 पे, डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हो। तो डिस्प्लेसमेंट लिखने के लिए फाइनल पोजीशन यहाँ पे एक 2D में चल रहा है तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन लिखनी। फाइनल पोजीशन में क्या लिखोगे, देखो x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट 15i 0j, इनिशियल पोजीशन 0i 10j, इस फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन घटा दो, ये तुम्हारा क्या आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। बताओ मजा आया कि नहीं। और सुनो ये मत कमेंट करना कि गुरुजी हमको तो ये नहीं समझ में आया, अबे मैंने समझाया ही नहीं अभी, ये चीज समझाया ही नहीं। कितने लोग एमआई स्कैम में फंसे, बस तुम ये बताओ, ये मैंने अभी समझाया नहीं, ये मैं कल समझाऊंगा, ठीक है भाइयों। अगली क्लास में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कुछ सवाल और करके हम स्पीड वेलोसिटी की तरफ आगे बढ़ेंगे। आपको कितना समझ में आया, आपकी थिंकिंग कितनी चेंज हो रही है, किस हिसाब से आपका अप्रोच बढ़ रहा है, जरूर कमेंट में बताएं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।